So hello guys, welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to wrap up our discussion on Animal Kingdom. एनिमल किंगडम को हम लोग लास्ट सेशन के अंदर स्टार्ट कर चुके थे और हम लोग एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझ चुके थे। हमने अलग अलग कैरेक्टर्स को वहां पर कंसिडरेशन में लिया। हमने सिलोम के बेसिस पे देखा कि एनिमल कुड बी एसिलोमेट, इट कुड बी सूडोसिलोमेट और इट कुड बी सिलोमेट। हमने सेगमेंटेशन के बेसिस पर देखा कि एक एनिमल या तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड हो सकता है या फिर मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं हो सकता। हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ये जाना कि या तो एक एनिमल आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोजेस कर सकता है या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोजेस कर सकता है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोजेस कर सकता है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोजेस कर सकता है। सिमिलरली हमने और कैरेक्टर्स को देखा जैसे कि जर्म लेयर्स। तो अगर किसी एनिमल के अंदर 2 जर्म लेयर्स हैं तो उसे हमने डिप्लोब्लास्टिक बोला, और अगर किसी एनिमल के अंदर 3 जर्म लेयर्स हैं यानी एक्टो, एंडो और मेसोडर्म है तो उसे हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला। और इन्हीं सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमने सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स को डिटेल में समझ लिया। हर नॉन कॉर्डेट की बेसिक प्रॉपर्टीज और हर नॉन कॉर्डेट की स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं। यानी हम लोग पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केलमिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी लास्ट फाइलम बचती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिटेल्ड फाइलम गिवन इन एनसीईआरटी, कॉर्डेटा के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच के डिफरेंसेस बता चुका हूं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टेक एन अकाउंट ऑफ दीज कैरेक्टर्स इन अ बिट डिटेल। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं कॉर्डेट्स और स्लाइड के दूसरे एंड पर अगर मैं लिख दूं नॉन कॉर्डेट्स, देन वी कैन इजीली राइट अप द डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब पहली बात तो इनके नाम के अंदर घुस जाते हैं। अगर हम इनके नाम में चलेंगे तो इनके नाम में क्या है, कॉर्ड, और यहां पर है नॉन कॉर्ड। यानी कॉर्डेट्स के अंदर कोई कॉर्ड प्रेजेंट होगी जिसको आप क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो हियर इन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड रहती है ये एब्सेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड जो है यूजुअली आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, बाद में इसे रिप्लेस कर दिया जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम इन केस ऑफ वर्टिब्रेट। काफी बार जो नोटोकॉर्ड है ये परसिस्टेंट भी होती है, यानी कि इसको रिटेन भी कर लिया जाता है। यानी नोटोकॉर्ड रिटेन भी करी जा सकती है एज इट इज, या फिर नोटोकॉर्ड जो है ये आपकी रिप्लेस भी करी जा सकती है इन कमिंग फेजेस ऑफ लाइफ। यूजुअली ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हर कॉर्डेट के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा जो कैरेक्टर था ये था नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड हमारे अंदर कैसी होती है, डॉर्सल यानी बैक साइड पे, हॉलो, सिंगल नर्व कॉर्ड। यानी हमें नर्व कॉर्ड कैसी देखने को मिलेगी, डॉर्सल होगी, पीछे की साइड होगी, हॉलो होगी यानी खाली होगी, सिंगल होगी, ऐसी नर्व कॉर्ड हमें देखने को मिलती है। इसके जस्ट अपोजिट वर्ड्स लिख दो। डॉर्सल का उल्टा क्या होता है, वेंट्रल, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हॉलो का क्या होता है, खाली का उल्टा क्या होगा, सॉलिड। सिंगल का उल्टा क्या हो जाएगा, डबल। ऐसी नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी आपको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। आपने एनालिडा के अंदर देखा भी था कि ये आपके गैंग्लियंस थे, राइट, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस, और इनको आप जो है नर्व कॉर्ड से, डबल नर्व कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे थे वाया लिटरल नर्व्स। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन भी था, कल एनालिडा के अंदर हमने इसकी डिटेल स्टडी करी भी थी। तो यहां पर हमने कितनी नर्व कॉर्ड्स की बात की थी, हमने यहां पर 2 नर्व कॉर्ड्स की बात की थी। तो डबल नर्व कॉर्ड यहां पर यूजुअली देखने को मिलती। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरेंजियल का मतलब आपके फेरिंग्स रीजन में आपको क्या देखने को मिलेंगी, गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगी, राइट। यानी देखो, आप एक मैमल हो, आपके अंदर गिल्स नहीं होती, आपको पानी के अंदर जाके रेस्पायर करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आपके अंदर लंग्स हैं। लेकिन लाइफ के किसी ना किसी फेज में आपको गिल स्लिट्स तो एटलीस्ट देखने को मिलेंगी, यानी गिल का कोई ना कोई आपका स्लिट रीजन जो है लाइफ के किसी भी फेज में, एम्ब्रियोनिक फेज में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाद में वो गायब हो जाता है बिकॉज आप जो है लंग्स को बहुत ज्यादा मैच्योर कर लेते हो, मॉडिफाई कर लेते हो, तो गिल स्लिट्स आपके गायब हो जाते हैं। तो फिशेस के अंदर तो गिल्स डेवलप हो जाती हैं, लेकिन बाकी लोग जो टेरेस्ट्रियल हैं उनके अंदर ये फिर नहीं देखने को मिलती। लेकिन हाँ, जो भी लोग कॉर्डेटा के अंदर आ गए, इनमें लाइफ के किसी ना किसी फेज में, यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहां पर एब्सेंट हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें लॉजिक लगाना नहीं। चौथा जो कैरेक्टर है ये कहलाता है आपका पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल मतलब
आपके एनस के बाद एक टेल रीजन प्रेजेंट होना चाहिए। समझ लीजिए ये एक एनिमल की बॉडी है, ओके, इस प्रकार की ये एक एनिमल की बॉडी है। समझ लीजिए ये इस एनिमल का माउथ है जिसे आप एंटीरियर ओपनिंग कहते हैं। सो दिस इज द माउथ विच इज एंटीरियर ओपनिंग एंड लेट्स से दिस इज द एनस विच इज पोस्टीरियर ओपनिंग। सो माउथ टू एनस आपने जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो बनाया। इसके बाद एनस के बाद कुछ प्रेजेंट है जो कि टेल रीजन रिप्रेजेंट करता है। तो इसे पोस्ट एनल क्यों बोला ये आपको समझना है। ये एनस के बाद वाले रीजन में प्रेजेंट है, यानी आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग से भी पीछे का जो भाग है ये पोस्ट एनल कहलाता है, राइट। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, पोस्ट एनल कहलाता है। तो पोस्ट एनल टेल आपकी यहां पर प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स के अंदर, जबकि आपकी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। इसके अलावा पांचवा कैरेक्टर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर वो आप देखें तो कॉर्डेट्स का हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। आप कभी भी अपने हार्ट को अगर महसूस करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने हाथ को लेते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आप रख के यहां पर अपने हार्ट को महसूस करने की कोशिश करते हैं। आप कभी पीठ के पास से अपने हार्ट की धड़कन को, बीट्स को महसूस करने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज योर हार्ट इज नॉट डॉर्सल, इसीलिए आप पीछे हाथ नहीं लगाते बल्कि आप आगे हाथ लगाते हैं। तो सिंपल लॉजिक है कि आपका हार्ट वेंट्रल डायरेक्शन में होता है, तो आपका वेंट्रली लोकेटेड हार्ट रहता है, वेंट्रली सिचुएटेड आपका हार्ट रहता है। जबकि अगर आप नॉन कॉर्डेट्स के अंदर देखें तो आपका जो हार्ट है वो डॉर्सल होगा, डॉर्सल हार्ट आपको देखने को मिलेगा। और वो भी तब जब हार्ट प्रेजेंट है, क्योंकि काफी सारे ऐसे नॉन कोऑर्डिनेट है जिनमें हार्ट होता ही नहीं है। अब स्पंज में तुम हार्ट ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सीलेंट्रेटा टिनोफोरा के अंदर तुम्हें क्या ही हार्ट मिलेगा, राइट। लेकिन जब आप थोड़े हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाते हो तो आपको हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, हार्ट लाइक ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। एनालिडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर, जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, वहां पर अगर हार्ट होगा तो आपका डॉर्सली लोकेटेड होगा, जबकि आपके अंदर हार्ट क्या है, वेंट्रली लोकेटेड। सो दीज आर द 5 मेजर डिफरेंसेस जो कि आप आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। पांचों डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है नाम के बेसिस पर ही, कि कॉर्ड नाम क्यों रखा, कॉर्डेटा में कॉर्ड वर्ड कहां से आया, नोटोकॉर्ड से आया। दूसरा, यहां पर डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड है, इसका जस्ट अपोजिट केस देख लो नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के अंदर इन नॉन कॉर्डेट। जैसे कि डॉर्सल का वेंट्रल हो जाएगा, हॉलो का सॉलिड हो जाएगा, सिंगल का डबल हो जाएगा, ऐसी नर्व कॉर्ड आपको मिलेगी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, वहां पर एब्सेंट हो जाएंगी नॉन कॉर्डेट्स में। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, एब्सेंट हो जाएंगी नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट आपका वेंट्रली लोकेटेड होता है, आप खुद के दिल को जो है महसूस करके देख सकते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट यानी डॉर्सल अगर आप देखेंगे तो आपको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर मिल जाएगा। ये बेसिक डिटेल्स थी, ये बेसिक एनालिसिस था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का, जो हमने कल भी ले लिया था, बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज दिस थिंग। अब देखो यार, कॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनका जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉर्डेटा का जो बेसिक डायग्राम है ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज डायग्राम दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर पर आपकी क्या प्रेजेंट रहेगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे आप क्या बोलोगे, इस सेंट्रल पार्ट को आप बोलोगे नोटोकॉर्ड। सेंट्रल हमने इसे क्यों बोला, क्योंकि ये आपका एलिमेंट्री कैनाल और जो आपका नर्व कॉर्ड है इसके बीच में फंसा रहता है। तो यहां पे देखो एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है माउथ टू एनस। ये क्या हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया ना, क्योंकि इसके सबसे आगे माउथ है, इसके सबसे एंड में एनस है, तो ये पूरी ट्यूब क्या हो गई, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल ही तो हो गया। तो इसके नीचे एलिमेंट्री कैनाल है ऑन द वेंट्रल साइड, और इसके डॉर्सल साइड में क्या है, इसके डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड है। तो आप क्या बोलते हो कि नोटोकॉर्ड कहां मिलेगा आपको, नोटोकॉर्ड मिलेगा बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड, इसके बीच में फंसा रहता है। तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी कि आपका जो नर्व कॉर्ड है वो ज्यादा डॉर्सल है, वो सबसे पीछे की साइड प्रेजेंट है, देन उसके बाद नोटोकॉर्ड, और सबसे अंदर की साइड यानी सबसे वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है आपका, सबसे वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है आपका, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, राइट, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। तो ये आपके इनिशियल दो कैरेक्टर्स थे, पहला नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, दूसरा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब डॉर्सल रीजन में है ना, नाम में ही आ गया डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और वो भी सिंगल है, तो ये क्या हो गया आपका नर्व कॉर्ड हो गया। थर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो यहां पर देखो गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, ये जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन्हें आप गिल स्लिट्स बोलते हो, ये आपको देखने को मिलेंगे हर कॉर्डेट के अंदर। एंड ये आपका एनस था, यहां पर माउथ टू एनस, तो एनस के बाद का जो भी रीजन है इसे आप क्या बोलोगे, पोस्ट एनल पार्ट। तो ये आपकी पोस्ट एनल पार्ट यानी पोस्ट एनल टेल रिप्रेजेंट हो रही है, ये आपका चौथा कैरेक्टर। ये चार ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से अलग बनाते हैं। दूसरे डायग्राम में देख लो, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है,
देखो ये आपका फेरिंग्स है, माउथ और फेरिंग्स रीजन है, ये आपका एनस रीजन है। तो माउथ और एनस के बीच के इस पार्ट को आप क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, राइट? ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एंड इस एलिमेंट्री कैनाल और सबसे डोर्सल पार्ट पे प्रेजेंट नर्व कॉर्ड के बीच में क्या है? आपका नोटोकॉर्ड है। तो बीच वाले को अगर आप लेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नोटोकॉर्ड फर्स्ट पार्ट। सबसे डोर्सल में डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। देन यहां पर आपका फेरिंग्स रीजन में क्या है? गिल स्लिट्स हैं। इस प्रकार से स्लिट्स देखने को मिलेंगी, तो इट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एंड ये जो एनस है इसके बाद ये आपकी टेल प्रेजेंट है, इट इज पोस्ट एनल टेल। ये आपका चौथा पार्ट हो जाएगा। डन। तो एक बात जो आपको याद रखनी है वो अलग से भी नोट कर देता हूं, जिससे आपको एनोटेटेड स्लाइड में मिल जाए कि आपका नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड राइट। इसी से आपको सारी लेबलिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि नर्व कॉर्ड जो है ये क्या होती है? सबसे ज्यादा डोर्सल होती है, इसीलिए इसके नाम में ही है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो आप इसे लॉजिकली भी ध्यान में रख सकते हैं। अब आपके कॉर्डेट में ऐसे एनिमल आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, ये बात हो चुकी है। नोटोकॉर्ड आपकी फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट होती है बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड इन द एम्ब्रियो। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट कि हम ये तो जान चुके हैं कि आपके मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट रहेगी, इससे भी डोर्सल रीजन में नर्व कॉर्ड होगी और इससे वेंट्रल रीजन में एलिमेंट्री कैनाल होगी, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहती है। जैसा मैंने आपको बताया था, जो भी दुनिया के अंदर कॉर्डेट है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, लेकिन जरूरी नहीं है लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करे, ये पूरी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। काफी बार ये परसिस्टेंट होती भी है, काफी बार ये रख ली जाती है, परसिस्ट कर ली जाती है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि इसे रिप्लेस भी कर दिया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम वगैरह ये बना सकता है। तो इट कुड बी परसिस्टेंट, इट कुड बी रिप्लेस्ड, लेकिन एम्ब्रियोनिक रीजन में एटलीस्ट कभी ना कभी आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, तभी आप इन्हें कॉर्डेट्स में रखते हो। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच के डिफरेंस हम देख चुके हैं कि नोटोकॉर्ड जो है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगी, उसके बाद चाहे तो परसिस्ट करा ली जाएगी और चाहे तो आपकी रिप्लेस करा दी जाएगी। एक ही बात, अलग अलग एग्जांपल्स हम इसके देखेंगे। नॉन कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। यहां पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी जो नर्व कॉर्ड है, ये डोर्सल हॉलो और सिंगल है। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, वेंट्रल सॉलिड और डबल मिल जाएगी आपको नॉन कॉर्डेटा के अंदर। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपकी प्रेजेंट हैं, जो कि पेयर्ड होती हैं, एंड ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको नहीं देखने को मिलती नॉन कॉर्डेट के अंदर। हार्ट आपका वेंट्रल है, जबकि हार्ट आपका डोर्सल है, वो भी तब जब प्रेजेंट होगा किसी भी नॉन कॉर्डेट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर नॉन कॉर्डेट में हार्ट नहीं है, इनकी बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है, जबकि पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको दोबारा देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं। नाउ लेट्स क्लासिफाई द कॉर्डेट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सब फाइलम। तो फाइलम कॉर्डेटा की जो सब फाइलम्स हैं, ये कौन कौन सी? पहली जो सब फाइलम है इसे आप बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा, जिसको प्यार से आप ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ओके। सब फाइलम सेकंड जो है इट इज सिफेलोकॉर्डेटा, जहां पर सिफेलो का मतलब क्या रहता है? हेड। और तीसरा सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जहां पर वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो इन सब के नाम रखे जाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, क्योंकि बायोलॉजी बिना लॉजिक के नहीं चलती। जो आपका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसे ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिसिन। तो आपने देखा होगा कि आर्थ्रोपोड जो थे, जो इंसेक्ट थे, उनकी बॉडी की जो कवरिंग थी, जो एक्सोस्केलेटन था, वो किसका बना हुआ था? काइटिन का बना हुआ था। क्यूटिकल उसके ऊपर जो है चढ़ी हुई थी। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक स्पेशलाइज शुगर होती है जिसको आप ट्यूनिसिन बोलते हैं। तो इस ट्यूनिसिन शुगर के बेसिस पर ही इनका नाम ट्यूनिकेट्स पड़ गया। जैसे कि ये आपका एसिडिया है, अगर आप एसिडिया का डायग्राम देखेंगे तो आपको इसके ऊपर जो हैवी कोटिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर रही है, दैट हैवी कोटिंग इज फॉर्म्ड अप ऑफ ट्यूनिसिन शुगर। यानी ट्यूनिसिन नाम का सैकराइड इनका स्ट्रक्चर जो है, इनकी आउटलाइन जो है उसको तैयार करता है। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो का मतलब होता है हेड, यानी कि यहां पर आपका हेड टू टेल रीजन में जो है आपका क्रॉसओवर देखने को मिलेगा कुछ स्ट्रक्चर्स का। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, नाम क्या है? वर्टिब्रेटा, तो यहां पर वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। तो यहां पर जो आपका नोटोकॉर्ड है, ये
रिप्लेस हो जाता है बाद में इन फ्यूचर, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपका नोटोकॉर्ड रहता है वो वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है इन द मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा की स्टडी करते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा और जो सिफेलोकॉर्डेटा है ना, ये दोनों यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा या फिर प्रोटोकॉर्डेट्स। और ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन। मैंने आपको क्या बताया था एक्सक्लूसिवली मेराइन वाले केस में? जब हम एक्सक्लूसिवली मेराइन के एग्जांपल्स याद कर रहे थे, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए थे व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी। पहला आपका टीनोफोरा, दूसरा आपका क्या था? इकाइनोडर्मेटा, एंड तीसरा आपका क्या था? यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जो कि आपके प्रोटोकॉर्डेटा कहलाता है। इनमें से यूजुअली यूरोकॉर्डेटा ही पूछा जाता है। तो जो आपका प्रोटोकॉर्डेटा है, ये क्या होता है? ये भी आपका एक्सक्लूसिवली मेराइन है। इनमें कोई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलता। सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। और ये आपके वर्टिब्रेट्स, इन्हें आप प्यार से वर्टिब्रेट्स बुलाते हैं। तो अब यहां पर एक लाइन आती है, मैं एक लाइन लिख देता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। 2 लाइन्स है। ऑल वर्टिब्रेट आर chordates but all chordates are not vertebrates। हमें ये लगता है कि वर्टिब्रेट और कॉर्डेट तो एक ही जैसे होते हैं, ये दोनों ही आपके हायर एनिमल बुलाए जाते हैं। तो क्या वर्टिब्रेट और कॉर्डेट सेम है? द आंसर इज नो। अगर आप देखें तो कॉर्डेटा एक फाइलम है, जबकि वर्टिब्रेटा उसके अंदर पाई जाने वाली एक सब फाइलम है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? इन दोनों में से बड़ा हुआ फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा पाई जा रही है, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट जरूर होंगे, लेकिन जितने भी कॉर्डेट है वो वर्टिब्रेट हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जो आपके यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है, जिनको आप प्रोटोकॉर्डेटा कह रहे थे, दे आर इनवर्टिब्रेट्स। इनमें थोड़ी वर्टिब्रल कॉलम है भाई। अगर इनमें वर्टिब्रल कॉलम होती तो ये वर्टिब्रेट में रख दिए जाते ना। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, इसीलिए वर्टिब्रेटा में पुट किए गए। इन्हें इनवर्टिब्रेट क्यों बोला? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम इनमें नहीं है। यानी कि दुनिया में कुछ ऐसे भी कॉर्डेट है, दुनिया में कुछ ऐसे भी कॉर्डेट है जो कि इनवर्टिब्रेट है। और उन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स का क्या नाम है? इन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स का नाम है आपका प्रोटोकॉर्डेट्स। और इन प्रोटोकॉर्डेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? आपके यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर कॉर्डेट्स बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसलिए कहा जाता है दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इस लाइन को हमें जो है ठीक तरीके से समझना है। अब आगे चल के देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में। सबसे पहले नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। पहली बात तो सिर्फ लार्वल रीजन में पाई जा रही है, यानी सिर्फ लार्वल जो स्टेज है उसके अंदर पाई जाएगी। दूसरा, सिर्फ टेल रीजन में पाई जाती है, इसीलिए इन्हें प्रोटोकॉर्डेट बोला। नोटोकॉर्ड इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रचंड नहीं है, लेकिन लाइफ के कुछ फेजेस में देखने को जरूर मिलेगी। ओके, सिफेलोकॉर्डेटा में और एडवांस हो जाएगी एंड आपके जो वर्टिब्रेट है उनके अंदर और बेहतर तरीके से रिप्लेस हो जाएगी। तो यहां पर क्या है? आपके सिर्फ लार्वल टेल रीजन में, छोटे से रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। बॉडी जो है ये एक शुगर से कवर्ड होती है, जिसको आप कहते हैं टेस्ट, विच इज फॉर्म्ड अप ऑफ ट्यूनिसिन। तो ट्यूनिसिन नाम का जो शुगर है, ट्यूनिसिन नाम का जो सैकराइड है, इस सैकराइड से आपकी बॉडी कवर्ड होती है किसकी? यूरोकॉर्डेट्स की। दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनमें कोई भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है क्योंकि हमने 3 एग्जांपल पहले पढ़ लिए थे, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। दे एक्सक्लूसिवली मेराइन में ही आएगा। दे आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि इनमें यूजुअली सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, जैसे कि आपका एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। तो आप इसको सैड नाम से याद कर सकते हैं। ओके, यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल सैड नाम से आप याद कर सकते हैं। ए फॉर एसिडिया, एस फॉर साल्पा, डी फॉर डोलियोलम। तो ये आपके सैड हो जाएंगे। एसिडिया, जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दिया था, जिसके ऊपर ट्यूनिसिन की कोटिंग लगी हुई है, ये एसिडिया का डायग्राम है विच इज बीन गिवन इन एनसीईआरटी। साल्पा और जो डोलियोलम है ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। इनके ऊपर एक टेस्ट कवरिंग जो होती है ये इन्हें ट्रांसपेरेंट बना देती है। यहां पर देखो आपको साल्पा ट्रांसपेरेंट सा दिखाई दे रहा होगा। ओके, एंड ये जो डोलियोलम है ये भी आपको ट्रांसपेरेंट सा दिखाई दे रहा है।
तो इनकी बॉडी के जो फीचर्स है उनको आप नोट कर सकते हैं विदाउट इवन हर्टिंग देम। तो काफी बार जो है ये अलग अलग वाइटल और डायनामिक बायोलॉजिकल स्टडीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, चलिए अब देखो नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, ये बात हो रही है सिफेलोकॉर्डेटा की। अब नाम क्या था, सिफेलो, सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड। तो सिफेलोकॉर्डेटा इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि पहले जो नोटोकॉर्ड थी यूरोकॉर्डेटा में, ये आपकी सिर्फ लार्वल टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन यहां पर हेड टू टेल प्रेजेंट है। तो हेड वर्ड को दिखाने के लिए, हेड वर्ड की महत्वपूर्णता को बताने के लिए यहां पर सिफेलोकॉर्डेटा इसका नाम दिया गया है, क्योंकि सिफेलो या सिफेलिक का मतलब होता है हेड। एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, मैंने आपको क्या बताया था, ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट भी कर सकती है या फिर रिप्लेस भी की जा सकती है। तो जैसा कि हम देख रहे थे, जो आपका यूरोकॉर्डेटा था उसमें सिर्फ लार्वा की टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। बाद में अडल्ट के अंदर धीरे धीरे वो रेग्रेस होती चली जाती है, घटती हुई चली जाती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, इसको जो है रखा जाता है, इसको जो है एक सेकंड रखा जाता है। सो इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। और हेड टू टेल प्रेजेंट होगी, इसके नाम से ही सीधा सीधा पता लग रहा है, नाम ही सिफेलो है तो हेड का जिक्र उसके अंदर आ गया। इनकी बॉडी फिश लाइक होती है बट दे आर नॉट फिशेस, क्योंकि फिशेस किसके अंदर आएंगी, फिशेस आपकी पाइसिस के अंदर आएंगी। पाइसिस आर कॉल्ड एज फिशेस, अभी तक हम उनकी डिस्कशन नहीं की है। सिफेलोकॉर्डेटा की बॉडी फिश लाइक होती है बट दे आर नॉट एक्चुअल फिशेस, तो कभी कंफ्यूज मत होना। दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मेराइन, क्योंकि आपके प्रोटोकॉर्डेट जो थे ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। और प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दोनों चीजें आ रही थी, आपकी यूरोकॉर्डेटा भी और आपकी सिफेलोकॉर्डेटा भी। तो सिफेलोकॉर्डेटा भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन। सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट है, ये आपके हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल नहीं है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं इनको आप याद कर सकते हो लैब से। और लैब क्या होता है, लैब आपका लैब्राडॉग जो है उसका शॉर्ट फॉर्म। तो एल का मतलब है यहां पर लैंसलेट, ए का मतलब है एम्फियोक्सस, एंड आपका बी का मतलब है ब्रैंकियोस्टोमा। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, ये पर्यायवाची। तो ब्रैंकियोस्टोमा को आप एम्फियोक्सस या लैंसलेट भी बोलते हैं। एम्फियोक्सस का डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये कॉर्डेट है, देखो इसके अंदर नोटोकॉर्ड मिल गया, इसके अंदर नर्वकॉर्ड मिल गई डोर्सल साइड में, वो भी इसके अंदर गिल स्लिट्स देखने को मिल गई, और इसके अंदर आपको एनस के बाद जो है ये कॉर्डल फिल्म जो है ये आपके एनस रीजन के बाद प्रेजेंट है, यानी आपको पोस्ट एनल रीजन भी देखने को मिल गया, यानी पोस्ट एनल टेल भी आपको देखने को मिल गई। चारों के चारों रीजन हमारे जस्टिफाई हो गए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो नोटोकॉर्ड है, ये देखो आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है यानी माउथ रीजन के आसपास से, और यहां तक पीछे तक जा रही है, यानी ये किस रीजन तक जा रही है, टेल रीजन तक जा रही है। यानी अगर आप नोटोकॉर्ड को देखो तो हेड टू टेल इसका ओरिएंटेशन है, हेड टू टेल तक पूरी की पूरी ये एक्सटेंडेड है, राइट। तो यहां पर अगर आप यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल साथ याद करना चाहते हो तो आप याद कर सकते हो सैड लैब, यानी एक लैब्राडॉग है उसकी आप जो है इमेज दिमाग में बना सकते हो कि वो सैड बैठा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सैड का मतलब आपके यूरोकॉर्डेट्स, एंड यहां पर लैब का मतलब आपके सिफेलोकॉर्डेट्स। तो सैड का मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिया साल्पाडोलियोलम, एंड यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा दैट इज एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट। ये तीनों नाम जो है आपको दोनों केसेस के अंदर याद हो जाएंगे। डिफरेंस क्या थे यूरोकॉर्डेटा के अंदर एंड सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर, यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल टेल के अंदर नोटोकॉर्ड है, और यहाँ पर आपकी हेड टू टेल एक्सटेंडेड है एज वेल एज परसिस्टेंट भी है। दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली मेराइन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जांपल्स बस आपको यहाँ पर याद करने पड़े। बात अगर हम करें सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, जिनके अंदर नाम में ही है वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगी। तो इनमें जो है नोटोकॉर्ड ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है। तो जब सर ये एडवांस हो जाएंगे तब क्या होगा, जब ये एडवांस हो जाएंगे, जब ये डेवलप करने लग जाएंगे तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाएगी, यानी नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपकी कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इन अडल्ट। कुछ आपके ऐसे वर्टिब्रेट है जिनके अंदर परसिस्टेंट होती है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन ज्यादातर के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम जो है बना बैठते हैं। ओके, यहां पर देखो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। अब हार्ट मसल का बना होता है, दैट इज कार्डियक मसल, तो ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये वेंट्रल होंगे ये बात भी हमें पता है, बिकॉज कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट वेंट्रल ही होता है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डॉर्सल था, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये वी नो वैल्यू है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अब आप भी तो वर्टिब्रेटा के मेंबर हो, अगर आपको कोई बोले कि आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है, तो आप भी किडनीज का ही नाम लेंगे। तो किडनीज का जो इजाद है वो यहाँ पर हो चुका रहता है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। आप खुद का एग्जाम्पल अगर लेकर चलें तो आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि फिन्स भी हो सकती हैं और लिम्स भी हो सकती हैं। क्योंकि अब आपको पता है वर्टिब्रेटा के अंदर देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपकी यहाँ पर फिशेस भी मिलेंगी, आपको रेप्टाइल भी मिलेंगे, एम्फीबियंस भी मिलेंगे, बर्ड्स भी मिलेंगी एंड ह्यूमन बींग्स भी मिलेंगे, यानी मैमल्स भी मिलेंगे। तो आपके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? आपके अंदर लिम्स देखने को मिलते हैं। अगर आप एम्फीबियंस की बात करो, जो जमीन पर भी चलते हैं, उनके अंदर लिम्स होंगे। जैसे कोई मेंढक है तो उसके अंदर लिम्स होते हैं ना, छोटे छोटे हाथ और पैर होते हैं। आपके अंदर भी लिम्स हैं, आपके ये फोर लिम्स हैं और पैर आपके हाइंड लिम्स होते हैं। लेकिन जो आपकी मछलियां हैं मेरे दोस्त, जो पाइसिस है, उनके अंदर तो क्या होंगे? फिन्स होंगे ना। पाइसिस के अंदर आपके फिन्स होंगे, जबकि आपके रेस्ट जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनके अंदर लिम्स होंगे, जैसे कि आपके मैमल्स। और ये आपके पेयर्ड होते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही हाथ है, दोनों हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। सो पेयर्ड अपेंडेजेस जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड यूजुअली ये जो आपके अपेंडेजेस होते हैं, चार होते हैं। तो आप इन्हें किस पर्टिकुलर सुपर क्लास में प्लेस करते हैं? टेट्रापोडा के अंदर। तो टेट्रापोडा में टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है चार, और पोडा का मतलब होता है पोड, यानी अपेंडेजेस। यानी आपके जो हाथ पैर हैं या जो फिन्स हैं, ये टोटल आपकी कितनी होंगी? चार होंगी। ओके, टेट्रापोडा फिन्स चार ना भी हो तो चल जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग इन केस ऑफ फिशेस। लेकिन जो टेट्रापोड्स हैं, यानी एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर यूजुअली अगर अपेंडेजेस हैं तो चार ही होंगे। इसीलिए उन्हें टेट्रापोडा नाम की सुपर क्लास में अलग से प्लेस किया गया है। फिन्स में इट इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग, उसमें आपकी कम ज्यादा ऊपर नीचे नंबर देखने को मिल सकता है। ओके, हार्ट जो है अलग अलग चैम्बर्स का होता है। जैसे फिश के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिश का जो हार्ट है, इसमें एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। तो टोटल जो हार्ट है ये दो चैम्बर का होता है, ये दो चैम्बर का हार्ट होता है। अगर आप बात करेंगे एम्फीबियन की, तो एम्फीबियन के अंदर आपको तीन चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है, राइट? थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर आपके दो ऑरिकल होते हैं और एक आपका वेंट्रिकल देखने को मिलता है। अगर आप रेप्टाइल की बात करेंगे तो यहां पर भी तीन चैम्बर्ड हार्ट रहता है। यहां पर भी आपके दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जिसके अंदर चार चैम्बर का हार्ट होता है। तो जो क्रोकोडाइल होगा, इसके अंदर चार चैम्बर का हार्ट हो जाएगा। बर्ड जो है, इनके अंदर चार चैम्बर के हार्ट होते हैं, यानी कि इनमें दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल देखने को मिलेंगे। टोटल चार चैम्बर का यहां पर हार्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो मैमल्स हैं, यानी आपके अंदर भी दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। यहां पर भी आपका चार चैम्बर का हार्ट होगा। यानी धीरे धीरे जैसे आप फिशेस से आगे बढ़ते हैं, यानी फिशेस का जो नाम है साइंटिफिक, इनको आप पाइसिस बोलते हो। तो पाइसिस से जब आप आगे बढ़ेंगे एम्फीबियन की तरफ, तो हार्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है बढ़ जाएगी। एम्फीबियन से आप रेप्टाइल की तरफ बढ़ेंगे, हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। उसके बाद रेप्टाइल से आप एव्स की ओर जब बढ़ेंगे, बर्ड्स आर कॉल्ड एज एव्स, तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और जब आप मैमलिया की तरफ आएंगे, यानी मैमल्स की तरफ, तो हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, राइट? तो इसी हिसाब से आप लोग जो है हर जगह पर एक लोअर ऑर्गेनाइजेशन से हायर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही बढ़ते हैं। यहां पर देखो, आपको एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है वो दिखा रखी है एक मैमल की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे किसी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो को या फिर किसी मैमल के एम्ब्रियो को, तो आपको क्या देखने को मिला? यहां पर फेरेंजियल पाउचेस हैं, यानी कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, हो सकता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट हो। बाद में जब इंडिविजुअल मैच्योर हो, बाद में जब इंडिविजुअल डेवलप हो जाए, उस टाइम पर ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हट जाए, ये कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन एक स्टेज में प्रेजेंट हो गई, कॉर्डेट, ये साबित हो गया। दूसरा देखो, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है यहां पर। ओके, जो आपका सीएनएस है वो यहां पर प्रेजेंट है, यानी ब्रेन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसके अंदर से निकल जाएगी। अल्टीमेटली आप इसके नीचे की साइड देखोगे, ये आपका नोटोकॉर्ड है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद हो सकता है ये आपकी जो है वर्टिब्रल कॉलम बना ले। एंड पोस्ट एनल टेल भी आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट है, जो कि बाद में आपकी रिमूव भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, देयर आर चांसेस। ओके, जैसे आपके अंदर नहीं प्रेजेंट होती पोस्ट एनल टेल, तो आपके अंदर रेग्रेस हो जाती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में छोटे से पार्ट में देखने को जरूर मिलेगी। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अब हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। यानी अब ये जो सब फाइलम थी, इसके अंदर आप कैसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे? साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं, एग्नेथा क्या होता है, ग्नेथोस्टोमेटा क्या होता है, टेट्रापोडा क्या होता है, एम्फीबियन क्या होता है, रेप्टाइल क्या होता है, मैमल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड करना चाहें इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, तो आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे करेंगे? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ जॉज, कि इनमें जबड़े प्रेजेंट हैं कि नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉज।
अगर इनके अंदर जबड़े प्रेजेंट नहीं है तो इन्हें क्या बोला जाता है? एग्नेथा। ए का मतलब एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट और ग्नेथा का मतलब क्या होता है? जॉज। यानी कि इनके अंदर जॉज या जबड़े एब्सेंट होते हैं। दूसरा, यहां पर वर्ड है ग्नेथो, यानी ग्नेथा वर्ड आ रहा है, तो यहां पर जॉज क्या है? स्टोमेटा, यानी प्रेजेंट है, तो यहां पर बियर जॉज। यानी अगर आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें, इट कुड बी एग्नेथा जहां पर जॉज एब्सेंट होंगी, तो इन्हें जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और आपके ग्नेथोस्टोमेटा में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं जिन्हें जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अब एग्नेथा के अंदर एक सिंगल क्लास है जिसको आप पढ़ते हैं, जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब क्या रहता है? माउथ। तो जैसे ग्नेथो था, यानी कि यहां पर जॉज हैं किसके अंदर? माउथ के अंदर। तो साइक्लोस्टोमेटा में साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, साइक्लो का मतलब है सर्कुलर यानी गोल या राउंड, और स्टोमेटा का मतलब है माउथ, यानी यहां पर जो मुंह है ये गोल होगा, एकदम सकिंग टाइप माउथ होगा, कि कहीं पर जो है ये सकिंग टाइप माउथ जाके लग गया किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर और वहां से खून जो है ये चूस लेगा। तो साइक्लोस्टोमेटा का मुंह क्या रहता है? गोल रहता है, एकदम जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर रहता है उसके ऊपर जो सक्शन पंप रहता है, बिल्कुल उस सक्शन पंप जैसा, कि कहीं पर अटैच हो जाएगा तो वहां से सारा माल जो है ये खींच लेगा अपनी तरफ। दूसरा, अगर आप देखिए ग्नेथोस्टोमेटा में देयर आर टू सुपर क्लासेस, यानी क्लास से बड़ी जो कैटेगरी है वो आपके यहां पर हमने दे दी। सुपर क्लास में पहली जो सुपर क्लास आई ये है पाइसेस। अब हमने आपको बताया था वर्टिब्रेट्स के अंदर फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं, तो पाइसेस यानी जो मछलियां हैं उनके अंदर तो फिन्स ही होंगी, लिम्स का ये क्या करेंगे? भागना थोड़ी है, इन्हें तो स्विम करना है, तो फिन्स से ये स्विम करते हैं। और ये जो फिशेज हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं, आपने बचपन से सुना होगा कार्टिलेजिनस फिशेज या बोनी फिशेज। तो कार्टिलेजिनस फिशेज को आप क्या बोलते हो? कॉन्ड्रिक्थीज। यहां पर एक वर्ड आ रहा है कॉन्ड्रो, और इस कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज जो बनता है ये कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट का बनता है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट का बनता है। तो जो कॉन्ड्रो वर्ड रहता है इट स्टैंड्स फॉर कार्टिलेज, और ऑस्टियोथीज में ऑस्टियो जो वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर बोन। ओके, ये आपका बोन कहलाता है, तो इन्हें आप क्या बोलते हो प्यार से? बोनी फिशेस बोलते हो। ओके, जो कि ओस्टियम सॉल्ट्स के बने हुए रहते हैं। देन यहां पर देखो आपके सुपर क्लास जो है टेट्रापोडा, नाम क्या है? टेट्रापोडा, यानी चार पोड हैं, चार लिम्स हैं। अब जो आपके एम्फीबियंस हैं उनके अंदर चार लिम्स होंगे। रेप्टाइल है, अब इसमें कुछ आपके लिम्बलेस रेप्टाइल भी होते हैं, जैसे कि आपका सांप वगैरह, उनमें आपको लिम्स नहीं देखने को मिलती तो उनको आप कंसिडर नहीं करते, राइट? दे आर एक्सेप्शंस। लेकिन जिनके अंदर भी आपके लिम्स होंगे उनमें चार लिम्स ही होंगे, दो आपके फोर लिम्स, दो आपके हाइंड लिम्स। एव्स जो हैं इनके अंदर फोर लिम्स आपके पंख बन जाते हैं, तो जो दो पंख हैं वो दो लिम्स हैं एक्चुअली में, और दो आपको जो पंजे दिखाई देते हैं वो दो हाइंड लिम्स हैं। तो दो फोर लिम्स हो गए और दो हाइंड लिम्स हो गए, टेट्रापोडा के अंदर ये आ गए। और मैमेलिया के अंदर आप खुद को देख सकते हो, दो आपके हाथ है, दो आपके पैर हैं, तो ये सारे के सारे टेट्रापोडा के मेंबर हो गए। यानी आपने सबसे पहले सब फाइलम वर्टिब्रेटा को कन्वर्ट कर दिया दो कैटेगरीज के अंदर, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिनके अंदर जॉज नहीं है उसके अंदर एक ही क्लास है जो आप पढ़ते हो, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नेथोस्टोमेटा जिसके अंदर जॉज हैं उसको आप दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर लेते हो, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस जिसके अंदर फिशेज आती हैं उसमें दो प्रकार के फिशेज हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज, यानी कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज, और टेट्रापोडा जिसके अंदर बचे हुए वर्टिब्रेट्स आते हैं विच आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स, जिनको आप लिम्ब बियरिंग वर्टिब्रेट्स कहते हो, जिनमें फिन्स नहीं होंगे, लिम्स होंगे, तो उनमें आपके रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स और एव्स आपको देखने को मिल जाए। अब धीरे धीरे हमें एक एक क्लास की स्टडी करनी है, यानी सबसे पहले करेंगे स्टडी साइक्लोस्टोमेटा की, फिर कॉन्ट्रिक्टीज की, फिर ऑस्टिकथीज की, फिर एम्फीबिया की, फिर रेप्टाइल की, फिर एव्स की, और फिर मैमल की। यानी अगले 7 टॉपिक्स के अंदर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, हमें सिर्फ क्लास की स्टडी करनी होती है। तो यहां पर देखो हम लोग साइक्लोस्टोमेटा यानी क्लास नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। अब मैंने क्या बताया था? साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब सर्कुलर और स्टोमेटा का मतलब माउथ, तो यहां पे सर्कुलर माउथ देख लो भाई, और बिल्कुल प्लेन माउथ है। यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जाके साक्षात चिपक जाते हैं और वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स जो है खींचते रहते हैं। और यहां पर आपको गिल स्लिट्स जो है बाहर की साइड देखने को मिल भी रहे हैं, यहां पे थोड़े ये प्रोमिनेंट होते हैं, बिकॉज सिंस ये पानी में रहते हैं तो अल्टीमेटली इनमें गिल स्लिट्स ज्यादा प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। सो दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट। जैसा मैंने बताया ये है ही सर्कुलर माउथ वाले, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जाके चिपकेंगे ही, और जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पर जाकर चिपकता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है उसे आप क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट।
तो पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ वर एंडोपैरासाइट, वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, लीवर फ्लूक, टेपवर्म ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चिपक रहा है बाहर की साइड, तो इट इज एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज। तो ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, क्योंकि इनका माउथ ही सर्कुलर है, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। ये चीजें बिल्कुल लॉजिकल है। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और कोई इनके पास स्केल्स या फिर फिन्स नहीं होते। फिन्स क्यों नहीं होते, क्योंकि ये मछली नहीं है मेरे दोस्त। ये आपका पाइसिस के अंदर आई ही नहीं है, ये तो दूसरे ही अलग कैटेगरी का मेंबर है, ये एग्नेथा का मेंबर है, जबकि पाइसिस आपके ग्नेथोस्टोमेटा का मेंबर है। तो इसके अंदर कोई स्केल्स या फिन्स नहीं होते आपके मछली की तरह, लेकिन इसकी बॉडी लंबी जरूर होती है। इसके अंदर 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं फॉर रेस्पिरेशन, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए आपके जो गिल स्लिट्स है ये कितने देखने को मिलेंगे, 6 से 15 पेयर, क्योंकि आपकी पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा के अंदर, तो आप इन्हें पेयर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो माउथ है ये सकिंग टाइप है। अब ऑब्वियसली ये अगर किसी और की बॉडी के ऊपर चिपक रहे हैं तो सक ही करेंगे ना न्यूट्रिशन, एंड सर्कुलर माउथ है, इसीलिए तो इन्हें हमने साइक्लोस्टोमेटा बोला। विदाउट जॉज, जॉज नहीं है क्योंकि ये एग्नेथा का मेंबर है। सारी चीजें लिंक्ड है यार, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक हमने क्या नया पढ़ लिया, एक्टोपैरासाइट सर्कुलर माउथ है, एक्टोपैरासाइट का तो काम करेगा ही। अब सर्कुलर माउथ था विदाउट जॉज, क्योंकि एग्नेथा का मेंबर है, वो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। सो ऑल द थिंग्स वर लिंक्ड। अभी तक हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, क्योंकि ये नंबर है, ये आपसे पूछा जाएगा, कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको कॉन्ड्रिक्टीज, ऑस्टिक्टीज और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, और पूछ लिया जाएगा बताओ कौन सा सही है। ओके, अब यहां पर देखो कार्टिलेजिनस क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजिनस क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, और आपका वर्टिब्रल कॉलम यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि वर्टिब्रेटा का मेंबर है तो जाहिर सी बात है वर्टिब्रल कॉलम तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें भी कोई नई बात नहीं थी। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप है, क्योंकि आपका ये कॉर्डेट के अंदर आ रहा है, कॉर्डेट और एनालिडा के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेशन था, काम खत्म हो जाता है, ये बात हमें पहले से पता थी। ये जो है मैराइन होते हैं, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये आपके स्पॉनिंग पर्पज के लिए, यानी आपके रिप्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, यानी जैसे ये अपने वहां पर लार्वा जो है छोड़ते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं ये आफ्टर मेटामॉर्फोसिस यानी डेवलपमेंट के बाद आपका दोबारा से कहां आ जाते हैं, खारे पानी के अंदर आ जाते हैं, ओशन के अंदर आ जाते हैं। तो क्या हुआ, ये मैराइन वाटर फिशेस या फिर मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म से, फिशेस बोलना तो करेक्ट नहीं होगा, तो ये गए फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए, वहां इन्होंने जो है अपने बच्चे रिलीज कर दिए और इनकी डेथ हो गई आफ्टर स्पॉनिंग। जस्ट आफ्टर स्पॉनिंग इनकी इमीडिएट डेथ हो जाती है, लेकिन इनके बच्चे जब मेटामॉर्फोसाइज करते हैं, जब अपने आप को डेवलप करते हैं, तो दोबारा से खारे पानी में रिटर्न हो जाते हैं। यानी फ्रेश वाटर की इन्हें जरूरत है, लेकिन ओनली फॉर स्पॉनिंग पर्पजेज, रहते ये खारे पानी के अंदर ही हैं। अगली जो बात है यहां पर वो है इनके एग्जाम्पल्स, जैसे कि पेट्रोमाइजोन, इसको आप लैम्परी भी कहते हो। तो ये जो है आपका पेट्रोमाइजोन, ये एनसीईआरटी में भी दिखाया हुआ है। ओके, तो यहां पर देखो अलग अलग प्रकार के फिन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये तो आपकी फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, जो कि एक्सटर्नली आप देख सकते हो। ये आपके एंटीरियर डोर्सल फिन है, ये आपका पोस्टीरियर डोर्सल फिन है, ये आपका एनस के बाद जो सबसे पीछे प्रेजेंट रहती है वो कॉर्डल फिन है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फिन्स विच आर प्रेजेंट, लेकिन कोई स्केल वगैरह यहां पर फिश की तरह नहीं प्रेजेंट। ओके, कोई स्केल वगैरह जो है यहां पर यूजुअली नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, तो पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट है मछलियों की तरह, एंड आपके स्केल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट है। जैसे मछलियों में आप जब बनाते हो ना, जब आप एक कॉमन मछली बनाते हो अपनी जिंदगी में कभी भी, तो ये वाली बकैती तुमने जरूर की होगी फर्स्ट सेकंड क्लास में, कि हाँ ये एक आंख बना दी और उसके बाद ये कर दिया। तो इनमें आप हमेशा पेयर्ड फिन्स बनाते हो, एक ऊपर की साइड तो एक नीचे की साइड, अपने को सिमेट्रिकल मांगता है एकदम मछली, राइट, कि दोनों साइड से एकदम उड़ती फिरती मछली घूमती रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ फिन्स देखने को मिल सकते हैं विच आर नॉट पेयर्ड। ओके, इसके अलावा आपको मिक्जीन देखने को मिल सकती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैग फिश। ओके, तो यहां पर जो है आपको 12 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने यहां पर आपको बताया था 6 से 15 पेयर। अब 12 भी तो 6 से 15 के बीच में ही आ रहा है ना, तो यहां पर इतने जो है आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप याद करना चाहते हैं हैग फिश का, तो अलग से भी कर सकते हैं, 12 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ओके, ये आपका ऐसा दिखने में है। इसके अंदर भी सिर्फ जो है ये कॉर्डल फिन ही प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी फिन्स इसके अंदर भी नहीं। ओके, तो पेट्रोमाइजोन एंड मिक्जीन जो है
यानी पीएम जो है ये यहां पर आ जाएंगे एज द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। अब अगली क्लास की हम लोग बात कर लेते हैं। अगली क्लास जो है ये है आपकी कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। सो हमें पता है कि हमने सुपर क्लास पाइसिस को कन्वर्ट कर दिया था इनटू टू डिफरेंट क्लासेस, और एक क्लासेस कौन सी थी आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस जिनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मिलेगा क्योंकि इनमें वर्ड ही आ रहा है कॉन्ड्रो जिसका मतलब है कार्टिलेज, और यहां पर बोनी फिशेस जिनमें बोनी एंडोस्केलेटन मिलेगा क्योंकि इनके अंदर वर्ड ही आ रहा है ऑस्टियो जिसका मतलब होता है बोन। तो यहां पर हम सबसे पहले इनका कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे और दोनों हमारी साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो सेकंड क्लास हम पढ़ रहे हैं यह आपकी कॉन्ड्रिक्थिस और जो थर्ड क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं यह ऑस्टिक्थिस। इनके बीच में वाइटल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो कॉन्ड्रिक्थिस है ये यूजुअली मैराइन होती है यानी ज्यादातर आपके खारे पानी में ही मिलती है, जबकि आपकी जो बोनी फिशेस है ये मैराइन के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी इक्विवेलेंटली पाई जा सकती है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है यानी जैसे आप मछली ड्रॉ करते हैं ना ऐसी, बिल्कुल ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी होती है। मछलियों की तो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन है, तो यहां पर भी कोई नई बात नहीं है, जो बोनी फिशेस है उनमें भी आपको स्ट्रीमलाइन बॉडी ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो कॉन्ड्रिक्थिस है ये बड़ी मछलियां रहती हैं और ये शिकारी रहती है, जैसे कि आप यहाँ पर शार्क वगैरह देख सकते हो ना, तो शार्क जो है आपकी यहाँ पर प्रिडेशियस रहती है, चीजों का शिकार करती है। काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं आपके सी के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ शार्क। एक्सीडेंट्स इन द सेंस कि काफी सारे आपने ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे जहां पर किसी आदमी को जो है शार्क ने खा लिया एंड अल्टीमेटली देयर आर अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स लाइक दैट जो कि न्यूज में अक्सर आती रहती है, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, जबकि बोनी फिशेस में बोन का बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, बहुत ज्यादा कुछ बोनी आउटलाइन आपको नहीं देखने को मिल रही, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा ही आपका बोनी एंडोस्केलेटन, राइट। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क की तो जरूरत है, दैट इज ऑब्वियस, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर जो पार्ट है दैट इज फॉर्म्ड अप ऑफ कार्टिलेज। लेकिन दूसरी जगह अगर आप बोनी फिशेस को देखो तो आपको कांटे ही कांटे आपको जो है बोन्स ही बोन्स देखने को मिलेंगे। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड यहां पर परसिस्ट करती है जो कि हमने बताया था, इट कुड बी अ केस। लेकिन अगर आप देखें ऑस्टिक्थिस के अंदर तो आपका यहां पर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट नहीं भी करती हुई देखी जा सकती है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप लोग अलग से नोट कर लीजिए, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट इन विच पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपने इससे पहले एक बार परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड देखी है बस, और एक बार आपने यहां पर देखी, दैट्स इट। इसके अलावा देखो यार, माउथ अगर आप देखोगे तो वेंट्रल है। अगर आप शार्क का माउथ देखोगे तो वो नीचे की साइड प्रेजेंट रहता है। वेंट्रल मतलब कि अगर ये शार्क ऐसे तैर रही है तो एक तो टर्मिनल माउथ होता है, यानी कि इस प्रकार की अगर मछली है तो एक तो इसका माउथ यहां पर हो, इसे आप क्या कहते हैं टर्मिनल माउथ, और एक इस प्रकार की मछली है तो इसका माउथ यहां पर हो, इसे आप कहते हैं वेंट्रल माउथ, राइट। तो ये वेंट्रल माउथ कहां देखने को मिल रहा है, आपका शार्क वगैरह में देखने को मिल रहा है। तो इनका माउथ नीचे की साइड होता है एंड इनकी जॉज बहुत पावरफुल होती है। क्यों होती है जॉज पावरफुल, क्योंकि पीछे से लिंक कर लो ना भाई, ये प्रेडेशियस होती हैं, ये शिकार करती हैं। अगर ये प्रेडेशियस है तो इनकी जॉज का पावरफुल होना बनता है, एज वेल एज इनके जो दांत है इनका बहुत ही ज्यादा कठोर होना भी बनता है, ओके। और दूसरी जो मछली है यानी ऑस्टिक्थिस, इनका माउथ टर्मिनल होता है। जो आप बचपन में मछली बनाते हो ना, जो आप बचपन से काम करते आ रहे हो, वो क्या है, वो आपकी बोनी फिश है। ये बात याद रखना, क्योंकि जब आप बोनी फिश बनाओगे, मैं आपको एक बोनी फिश बना के दिखाता हूं, समझ लो कि मैंने एक ऐसी मछली बनाई इस प्रकार की। ये जो हम बनाते हैं बचपन में, इस पे हम एक ऐसी चीज लगाते हैं, यहां पे आंख बना देते हैं, फिर यहां पर ऐसे एक पक्का डिमार्केशन बनाते हैं, दैट इज कंपलसरी। ये जो डिमार्केशन है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, ये ओपरकुलम होता है। आज जान लो कि जो अभी तक हम बना रहे थे ये क्या था, ये आपका गिल का कवर था जिसे आप ओपरकुलम बोलते हो, ओके। और इसके बाद जो हम ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, ये आपके क्या है, ये आपके सर्कुलर स्केल्स है जिनको आप साइक्लॉइड स्केल्स बोलते हो। यानी ये जो हमने बचपन में जिंदगी में मछली बनाई है ना, ये क्या है, ये आपकी बोनी फिश है। ये क्या है, आपके साइक्लॉइड स्केल्स है, साइक्लॉइड स्केल्स है और टिनॉइड स्केल्स है। जबकि यहां पर क्या पाए जाते हैं, तो यहां पर साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाएंगे, टिनॉइड स्केल पाए जाएंगे जो कि सर्कुलर होते हैं। लेकिन ये जो आपकी कार्टिलेजिनस फिश है, यहां पर क्या पाए जाते हैं, प्लेकॉइड स्केल। और यही प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, इसके दांत भी बनाते हैं। यानी यही प्लेकॉइड स्केल आपके शार्क वगैरह के या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस के दांत बनाते हैं, जो कि इनको किसी भी ऑर्गेनिज्म को फाड़ करके खाने में हेल्प करते हैं, शिकार करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो कॉन्ड्रिक्थिस में क्या हुआ, गिल स्लिट्स आर विदाउट ओपरकुलम, यानी कोई गिल कवर नहीं है। क्योंकि जब आप शार्क बनाते हो तो शार्क में ये वाला काम थोड़ी करते हो,
जो हम यहाँ से अभी ब्लैक से बनाने वाले हैं, ये वाला काम तुमने कभी शार्क को बनाते हुए थोड़ी किया है भाई। ये जो आपका गिल कवर है, ये आप सिर्फ बोनी फिशेस में बनाते हो। तो यहाँ पर कोई भी गिल कवर या ओपरकुलम देखने को नहीं मिलता। तो ओपरकुलम या गिल कवरिंग यहाँ पर एब्सेंट है। लेकिन अगर आप दूसरे केस में देखो, जो मछली तुमने जिंदगी भर बनाई है, यहाँ पर आपका ओपरकुलम आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज कंपल्सरी। सेकंड, यहां पर 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, ये आपका करेक्ट नंबर है एकदम। 4 पेयर मतलब 4 पेयर। लास्ट में 6 से 15 बहुत वेरी कर रहा था आपका साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, लेकिन यहां पर 4 पेयर ऑफ गिल्स मतलब 4 पेयर ऑफ गिल्स। हाँ, कॉन्ड्रिक्थिस जो है इनमें वेरी कर सकता है। इनमें जो आपके गिल्स का नंबर है पेयर, ये 4 से 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हो सकता है। तो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर वेरिएबल है, जबकि आपका 4 पेयर होता है ऑस्टिक्थिस के अंदर कंपल्सरीली। तो यहां पर देखो यार, यहां पर आपकी आंख है, यहां पर आपका स्पिरेकल है, एंड ये गिल स्लिट्स हैं। लेकिन इन गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवर नहीं है, नो कवर। गिल स्लिट्स आपकी सीधी बाहर दिखाई दे रही है। लेकिन जो बोनी फिशेज है, इनके अंदर गिल्स अंदर की साइड होती है, तो इसके ऊपर एक कवर चाहिए। ये जो कवर है जो आप बनाते हो ना, ये जो आप ऐसे बनाते हो मछली के अंदर, ये क्या है? ये आपका ओपरकुलम है। ये आपका ओपरकुलम, राइट? ये जो आप बनाते हो सर्कुलर कर्वेचर, ये आपका ओपरकुलम में आ जाएगा। Now the scales that you are going to see in case of chondrichthyes or the cartilaginous fishes are placoid scale. Placoid scales जो रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टफ रहते हैं, और ये इतने ज़्यादा टफ रहते हैं कि आफ्टर मॉडिफिकेशन ये एक शार्क के दांत तक बना सकते हैं, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं। तो एक शार्क के दांत जब आप देखेंगे, ये पीछे की साइड मुड़े हुए रहेंगे। आप ऐसे देखेंगे ये पीछे की साइड घूमे हुए हैं। जैसे कि एक शेर है, उसके दांत भी आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं, थोड़े से अंदर की साइड कर्व्ड होते हैं। यानी ये अगर किसी चीज को पकड़ ले, और वो चीज यानी कि वो जानवर अगर अपने आप को बचाने की भी कोशिश करे, शेर के मुंह से दूर जाने की भी कोशिश करे, तो वो अपनी बॉडी को ही नुकसान पहुंचा बैठे और वो खुद को ही फाड़ बैठे। तो इस प्रकार के दांत जो होते हैं शार्क के, जब ये किसी प्रे को पकड़ लेंगे और प्रे अगर दूर जाने की कोशिश करेगी, तो अल्टीमेटली ये दांतों की जो पोजीशन है, इसकी वजह से और ज्यादा हेल्प कर रही है प्रिडेशन में एक बड़े ऑर्गेनिज्म को। तो जो शार्क रहती है या फिर कोई भी आपका प्रिडेटरी ऑर्गेनिज्म है, उसके दांत हमेशा आपको बैकवर्डली डायरेक्टेड मिलते हैं। तो ये जो दांत होंगे शार्क के, ये क्या है? दीज आर मोडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। यहाँ पर आपको मोडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। जबकि अगर आप बात करें ऑस्टिक्थीज की, यानी आपकी बोनी फिशेस की, तो यहाँ पर आपके साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल देखने को मिलते हैं। जब हम मछली ड्रॉ करते हैं, तो मछली में हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसके बाद यहाँ पर आंख बना दी, एंड इसके ऊपर बना दिया ओपरकुलम यानी गिल कवर, एंड ऐसे छोटे छोटे गोल गोल से हम स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर है जो हम बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, ये क्या है? ये आपके साइक्लॉइड स्केल्स हैं। तो टिनॉइड स्केल क्या होते हैं? टिनॉइड स्केल के ऊपर छोटी छोटी स्पाइनी प्रोजेक्शंस होती हैं, लेकिन जो आपका स्मूथ प्रोजेक्शन होगा, यानी स्मूथ जो अपीयरेंस होगी, ये आपके साइक्लॉइड स्केल में देखने को मिलेगी, राइट? तो ये जो जनरली हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दीज आर साइक्लॉइड स्केल्स। लेकिन इसके ऊपर अगर थोड़े बहुत स्पाइनी प्रोजेक्शंस लगे हुए हैं, स्पाइनी अपीयरेंस अगर इसकी हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये आपके टिनोइड स्केल्स कैरी करेगा। लेकिन शार्क की बॉडी पर आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहां पर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ओके, सो टीथ जो बनते हैं, ये भी आपके मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही बनाते हैं, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं, जिससे कि ये शिकार कर पाए। इनके प्रेडेटरी हैबिट में हेल्प करते हैं ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, जिसको आप टीथ बोलकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी एयर ब्लैडर नहीं होता आपके कॉन्ट्रिक्थीस के अंदर, यानी इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है। अगर इन्होंने तैरना बंद कर दिया, अगर इन्होंने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए, तो ये सिंक हो जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे और अल्टीमेटली डूब जाएंगे। इसीलिए ये हमेशा जो है स्विम करते रहते हैं। लेकिन आपका एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है कहां पर? बोनी फिशेस के अंदर। तो ये आपका बायंसी को मेंटेन करने लग पड़ता है, एंड अल्टीमेटली इन्हें हमेशा तैरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये प्लेकॉइड स्केल्स जो है, ये आपकी शार्क की बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही टफ रहते हैं, इसीलिए इनकी स्किन को बहुत ही ज्यादा टफ और हैवी अपीयरेंस ये प्रोवाइड करते हैं। जबकि आपके साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल कहां देखने को मिलते हैं? बोनी फिशेस के अंदर। अगर पीछे आप बोनी फिश देखेंगे, तो यहाँ पर आपका येलो कलर का एक बहुत बड़ा ब्लैडर भी दिखाया गया है, जिसे आप क्या बोल रहे हैं? एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर। और ये स्विम ब्लैडर आपकी बायंसी मेंटेन करता है, जिससे कि बोनी फिशेस कभी भी डूबे ना, और ये अगर नहीं भी तैर रही हैं, तो भी ये आपकी एक ही जगह पर अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट। अगला पॉइंट, दे आर पॉइकिलोथर्म्स। तो दो अलग अलग टर्म्स आपको यहां पर सुनने को मिलेंगी। पहली आपकी पॉइकिलोथर्म। पॉइकिलोथर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब है टेम्परेचर, और पॉइ किलो का मतलब है
दे कैन नॉट रेगुलेट, तो ये कभी भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बात करेंगे होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म की, तो होम्यो का मतलब क्या रहता है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को, ये अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने वाले एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ आपकी दो क्लासेस के अंदर देखने को मिलेंगे। पहले बर्ड्स जिनको आप एव्स बोलते हो, एंड दूसरे मैमल्स यानी कि हम लोग। इनके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं वो लगभग सारे के सारे पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। यानी आपके पाइसिस हो गए, यानी आपके फिशेस, आपके एम्फीबियंस हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे के सारे आपको पॉइकिलो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये जो पॉइकिलोथर्मिक है, इन्हें कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है, यानी आप अगर इन्हें वार्म कंडीशन में ले जाओगे तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सराउंडिंग के हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता रहता है। एंड अगर आप इन्हें ठंडे टेम्परेचर पर लेके जाओगे तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता हुआ चला जाएगा। तो ये बात तो दोनों के अंदर कॉमन होगी, बिकॉज दोनों के दोनों पाइसिस हैं, तो पॉइकिलोथर्मी होंगे दोनों के दोनों। इनमें से कोई भी वार्म ब्लडेड नहीं होगा, कोई भी होम्योथर्मिक नहीं होगा। टू चैम्बर्ड हार्ट, अब आपको जो हार्ट है वो अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। टू चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेंगे पाइसिस के अंदर। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर आपको 3 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलेगा, सिर्फ क्रोकोडाइल में ही 4 चैम्बर का होगा। और जो आपकी बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनके अंदर आपको 4 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आपकी कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज दोनों है तो फिशेज ही, तो इन दोनों के अंदर जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स तो आपके एकदम सेम हो जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि यहां पर मेल और फीमेल जो है अलग अलग होते हैं। सिमिलर केस आपको बोनी फिशेस में भी देखने को मिलता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि मेल के अंदर कॉन्ट्रिक्टीज में पेल्विक फिन्स जो होती हैं, यानी पेल्विक रीजन के पास जो फिन्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव रीजन के पास जो फिन्स होती हैं, वहां पर क्लैस्पर्स होते हैं। अब ये क्लैस्पर क्या होता है? क्लैस्पर आपका पीनस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर आपका पीनस होता है, उसी हिसाब से क्लैस्पर क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं स्पर्म्स का। ओके, ट्रांसफर करते हैं स्पर्म्स का। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? ये स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो जो आपकी फीमेल फिश है, यहां पर इसके अंदर ये अपने स्पर्म्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? फीमेल के अंदर क्लोएका। क्लोएका क्या होता है? इट इज अ कॉमन ओपनिंग, जहां पर आपका एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ओपन होता है, आपका जेनाइटल सिस्टम भी ओपन होता है। इस कॉमन ओपनिंग को आप क्लोएका बोलते हो। तो जो आपका क्लैस्पर है, ये सिर्फ मेल के अंदर ही क्यों पाया जाएगा? बिकॉज इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्लैस्पर क्या करता है? स्पर्म्स को फीमेल की क्लोएका तक पहुंचाने का काम करता है, सो दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस। और यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है कैसी होगी? इंटरनल होगी, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। और ये ज्यादातर वीवीपेरस होते हैं, यानी अपने बच्चे को अपने अंदर ही रखते हैं, वहीं पर इसकी पूरी देखरेख होती है, एंड वहीं से जो बेबी है डायरेक्टली जन्म लेता है मां के गर्भ से। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑस्टिक थीस के अंदर, तो यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यानी बाहर पानी के अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन होगी। एंड ये ज्यादातर ओवीपेरस होते हैं, यानी ये अंडे ले करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट है, दोनों ही केसेस के अंदर कोई भी लार्वा आपका देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे ऑस्टिक थीस के अंदर, तो फीमेल जो बोनीफिश है इसके अंदर आपकी ओवरी देखने को मिलती है, जबकि मेल जो बोनीफिश है इसके अंदर आपकी क्या देखने को मिलते हैं? टेस्टिस देखने को मिलते हैं। तो फीमेल इसका मतलब आपकी सेपरेट है और मेल आपका सेपरेट है। सिमिलरली यहां पर जिसमें क्लैस्पर होगा वो आपका मेल, और यहां पर जिसमें क्लैस्पर नहीं होगा वो आपकी फीमेल हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली देयर इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो मेल और फीमेल को आप लोग अलग अलग करके बेहतरीन तरीके से समझ भी सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें, ज्यादातर जो कार्टिलेजिनस फिशेज रहती हैं मोस्टली ये मैराइन होती हैं। तो इनमें फ्रेश और मैराइन बोलकर आपका बाइफर्केशन नहीं दिखाया हुआ है एग्जाम्पल्स के अंदर। जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, इनमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमने अभी तक पढ़ा है वो है आपका शार्क। तो ग्रेट व्हाइट शार्क जो है, इसका साइंटिफिक नाम है कारकैरोडॉन। ओके, ये आपको याद करना है। कारकैरोडॉन, डॉन है ये, सब डरते हैं इससे, बिकॉज इट इज प्रिडेटरी। इसके बाद आपका स्कोरियोडॉन है, जिसको आप डॉग फिश भी बोलते हो। देन आपकी प्रिस्टिस है, जिसे आप सॉ फिश बोलते हो। सॉ फिश क्यों बोलते हो? क्योंकि इसके आगे का जो पार्ट है, ये जो आपका आगे का पार्ट है, ये कैसा है? ये सॉ जैसा है, यानी ये आरी जैसा है। ये आपका आरी जैसा है। तो ये सामने वाले को क्या करके रख देता है? काट करके रख देता है। यहां पर भी आपके मोडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं, जो कि सामने वाले को काट करके रख देते हैं, इतने ज्यादा स्पाइनी हो जाते हैं। नाउ ट्राइगॉन,
ट्राइगॉन को स्टिंग रे बोला जाता है क्योंकि इसके पास एक स्टिंग होती है जो कि ये फेंक करके मार सकता है, और इस स्टिंग के अंदर क्या होता है, पॉइजन भरा हुआ होता है, यानी ये क्या करता है, सामने वाले को टिल डेथ जो है तड़पा तड़पा कर मार सकता है। इसके पास एक पॉइजन स्टिंग है, इसीलिए इसे स्टिंग रे बोला गया। इसके साथ साथ एक करंट मारने वाली जो मछली है वो भी यहां पर देखने को मिलती है, जिसे आप टॉर्पेडो बोलते हो, जो कि नीट 2014 या 15 में पूछा भी गया है। तो टॉर्पेडो की स्पेलिंग में ई आता है और ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक रे। तो आप आसानी से याद कर सकते हो कि ट्राइगन और टॉर्पेडो में से इलेक्ट्रिक रे कौन सी है जिसके नाम में ई आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक रे होती है, जब भी आप इसे छेड़ेंगे इसकी बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगे और इसका जो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है ये आपको करंट जो है लगा देगा, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ड्रिक थीस। लेकिन जब आप ऑस्टिक थीस के एग्जांपल्स देखेंगे तो इसके अंदर आपको मैराइन फिशेस भी देखने को मिल रही थी, फ्रेश वाटर भी। तो इसमें आपने बायफर्केट कर दिया है, जबकि आपकी कॉन्ड्रिक थीस जो थी वो ज्यादातर मैराइन थी, तो उसमें आपने एक ही कैटेगरी के अंदर सारे एग्जांपल्स को पढ़ लिया। इसके अंदर जो मैराइन फिशेस रहेंगी ये कौन कौन सी हैं? एक्सोसीटस, जिसको आप फ्लाइंग फिश बोलते हो। अगर ये फ्लाइंग फिश है, अगर ये कभी कभी पानी से बाहर आ भी जाती है, बाहर आ गई है यानी एक्सो में आ गई है ना, एक्सो का मतलब बाहर होता है, इसीलिए इसे फ्लाइंग फिश बोला। तो आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हो कि जो फ्लाई करेगी वो पानी से बाहर आ जाएगी, एंड बाहर का मतलब, एक्सटर्नल का मतलब क्या रहता है, एक्सो। तो ये एक्सटर्नल मीडियम के अंदर आ गई। दूसरा जो है दरियाई घोड़ा, जिसको आप सी हॉर्स बोलते हो, ये आपका हिप्पोकैम्पस कहलाता है। ये आप सबने देखा होगा, एनसीईआरटी की काफी सारी यूनिट्स के बाहर भी हिप्पोकैम्पस की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेश वाटर जो फिशेज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो 9th चैप्टर है 12th क्लास का, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगी कि फ्रेश वाटर कौन कौन सी एडिबल फिशेज हैं। वहां पर आप काटला काटला का नाम पढ़ते हो, जिसको कॉमनली भी आप काटला ही बोलते हो। वहां पर आप लेबियो रोहिता का नाम पढ़ते हो, जिसको आप रोहू बोलते हो। एंड आप क्लेरियास को भी देखते हो, जिसको आप मेगूर बोलते हो। तो क्लेरियास, काटला और रोहू आपके फ्रेश वाटर ऑस्ट्रिक्थीस है। एक्वेरियम, जो कि आपने किसी स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में पक्का देखा होगा, एक कांच का, एक शीशे का बना हुआ डब्बा रहता है, जिसके अंदर आपकी मोटर से पानी पंप होता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है बेहतर तरीके से। अजब गजब प्लांट्स जो है उसके अंदर लगे हुए रहते हैं, जिसमें से कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक प्लांट्स भी होते हैं। कलर किए हुए अलग अलग स्टोन्स उसके अंदर रखे रहते हैं, और कुछ मछलियों को छोड़ दिया जाता है, जिसको आर्टिफिशियल फूड भी आप लोग दे सकते हो। तो ये जो मछलियां हैं जो सबसे कॉमनली यूज किए जाते हैं, उसमें एक जो मेल है वो है आपका बेटा, एंड जो फीमेल है वो है एंजल। ओके, तो बेटा जो है रिबेलियस है, लाइक बेटा जो है, बिगड़ा हुआ बेटा हमेशा लड़ता रहता है, तो इसे फाइटिंग फिश भी कहा जाता है। लेकिन इसे क्यों रखते हैं एक्वेरियम में? क्योंकि बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखो यार कितनी प्यारी सी फिश है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी इसे जो है एक्वेरियम के अंदर रखा जाता है। सिमिलरली जो टेरोफिलम है, जिसे आप एंजल फिश भी बोलते हो, इसकी जो शेप है बहुत प्यारी रहती है और ये एक लीफ जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टेरोफिलम। फिलम में फाइल का मतलब क्या रहता है, लीफ। तो लीफ लाइक फिश आपको देखने को मिलती है एक्वेरियम के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ एक्वेरियम फिश। यहां पर अब हम कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने वाले हैं बोनी फिश के, क्योंकि ये आपकी बोनी फिश है। तो बोनी फिश के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपके रहे। तो सबसे पहली चीज, जब हम एक फिश को ड्रॉ करते हैं, हम लोग बेसिक स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ये वाला पार्ट बनाते हैं जो क्या है आपका ओपरकुलम है। तो ये क्या है आपका ओपरकुलम था जो आज तक हम बना रहे हैं। इसके बाद यहां पर हम जो इस प्रकार के स्केल्स बनाते हैं, ये किस प्रकार के स्केल्स है, आपके साइक्लॉइड स्केल्स या फिर आपके टिनॉइड स्केल्स हो सकते हैं, अगर इसके ऊपर छोटी छोटी स्पाइनी प्रोजेक्शंस है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके स्केल्स हो जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट यहां पर ये जो ओपरकुलम था, इसको आप क्या बोलते हो, गिल कवर। तो ये गिल को कवर करता है, गिल को प्रोटेक्ट करता है, तो गिल्स आपके यहां पर अंदर हो जाएंगे। ओके, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लिड प्रेजेंट है, जिसको आप ओपरकुलम बोल रहे हो। अदर देन दैट, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता, बॉयंसी मेंटेनेंस के लिए इनके अंदर क्या है, आपका जो बोनी फिश है इसके अंदर क्या है, स्विम ब्लैडर है या फिर एयर ब्लैडर है। अब जो डॉर्सल साइड में फिन है, यानी कि बॉडी के ऊपर वाले साइड में, इसे आप डॉर्सल फिन बोलोगे। जो आपकी वेंट्रल साइड में होगी उसे आप पेल्विक रीजन के पास में पेल्विक फिन बोल दोगे। ओके, एंड यहां पर जो एनस के पास में फिन होगी इसे आप एनल फिन बोल दोगे, और एनस के बाद जो प्रेजेंट रहती है ना सबसे एंड में, इसे आप कॉर्डल फिन बोलते हो। जो सबसे पीछे आपको देखने को मिलती है दैट इज कॉर्डल फिन। इसके अलावा सारे के सारे जनरलाइज कैरेक्टर है, आई डोंट थिंक इसमें से कुछ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। इसको एक बार देख लेते हैं। तो ओपरकुलम हो गया जो कि गिल्स को कवर करता है,
पेल्विक रीजन में पेल्विक फिन, ऊपर की साइड में डॉर्सल फिन, स्विम ब्लैडर जो कि इसको सिंक नहीं होने देता, स्केल जो कि साइक्लॉइड या टिनॉइड टाइप के हो सकते हैं, एनल फिन आपके एनल के पास, और सबसे एंड में आपकी पोस्टीरियर कॉर्डल फिन देखने को मिलती है। ये आपके बोनी फिश के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हो गए जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास टेट्रापोडा। अब नाम क्या है? टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है चार और पोडा का मतलब होता है पोड यानी अपेंडेजेस। यानी यहां पर आपको जो भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, यहां पर जो भी क्लासेस होंगी टेट्रापोडा के अंदर, यानी आपके एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया, उनके अंदर चार चार पैर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एम्फीबियन है फ्रॉग, तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिले? चार पॉड देखने को मिले, तो ये टेट्रापोडा का मेंबर हो गया। सिमिलरली यहां पर सैलेमेंडर है, इसके अंदर भी आपको चार पैर देखने को मिले। अब चिड़िया है, आप बोलोगे सर इसके अंदर तो दो ही पैर हैं। मेरे दोस्त, इसके अंदर दो पैर हैं, लेकिन दो आपकी विंग्स भी तो हैं। तो विंग्स जो है वो मॉडिफाइड फोर विंग्स होती है, राइट? मतलब कि जो फोर आर्म्स थी वो मॉडिफाई होकर विंग बना बैठी हैं, तो दो आर्म्स मॉडिफाई हो गई, और दो इसके पैर तो डाली पकड़ने के लिए यानी पर्चिंग के लिए है ही। तो टोटल ये भी आपका चार अपेंडेज लेकर घूमता है, ये भी टेट्रापोडा का मेंबर है। एंड शेर आप देख सकते हो, चीता देख सकते हो, आप पेंथर देख सकते हो, इन सब के अंदर भी चार पैर मिलते हैं। आपके अंदर भी जो है क्या है? दो हाथ और दो पैर हैं, तो आप भी टेट्रापोडा के ही मेंबर हुए। कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि लिम्बलेस होते हैं, जैसे इक्तियोफिस हो गया या फिर आपका स्नेक हो गया, वो आपके लिम्बलेस टेट्रापोड्स होते हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो यहां पर भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबके अंदर चार पैर होंगे। काफी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक भी पैर नहीं होता, एक भी हाथ नहीं होता, जिनके बारे में हम अभी जान भी लेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द पाइसिस टॉपिक, उसके बाद आपका एम्फीबिया ही आता है। एम्फीबियंस में एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, यानी यहां पर दो अलग अलग प्रकार की जो हैबिट्स है वो देखने को मिलेंगी। ड्यूअल हैबिट मतलब एक जो आपको तरीका देखने को मिलेगा इनका जीने का, वो वाटर में होगा, यानी ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका आपको इनके जीने का देखने को मिलेगा वो होगा लैंड ओरिएंटेड यानी टेरेस्ट्रियल, तो ये आपका जमीन के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। यानी ये आपके पानी में भी देखने को मिलेंगे, एज वेल एज ये आपको जमीन के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। सो ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन इनको पानी की जरूरत होती है ब्रीडिंग के लिए, तो ये पानी के आसपास ही यूजुअली पाए जाते हैं, या फिर इनकी स्किन मॉइस्ट होती है। बॉडी जो है इनमें यूजुअली हेड और ट्रंक होता है, यानी इनकी बॉडी में टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई मैंडेटरी नहीं है। इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये आपका ट्रंक होता है। सामने एंटीरियर हेड है और सबसे बड़ा जो पार्ट है इसे आप ट्रंक बोलते हो। जैसे आपका मेंढक जो है विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एम्फीबियन, इसके अंदर आपको टेल देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको टेल भी देखने को मिलेगी। कहने का ये मतलब है टेल इज नॉट अ मैंडेटरी कैरेक्टर फॉर एम्फीबियन। इनके जो दो मेन पार्ट हैं वो आपके हेड है और ट्रंक है, जबकि जो टेल है वो कुछ के अंदर पाई जा सकती है, कुछ के अंदर नहीं पाई जा सकती। तो प्रेजेंस ऑफ टेल इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, it's not mandatory, it's not compulsory to have a tail in case of amphibians. मॉइस्ट स्किन होगी विदाउट स्केल। आप दुनिया का कोई भी मेंढक पकड़ के देख लो, उसकी बॉडी आपको एक तो प्लेन दिखाई देगी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे कोई भी स्केल नहीं दिखाई देंगे, सो देयर आर नो स्केल्स ऑन इट। और इसकी बॉडी हमेशा गिलगिली सी हुई रहेगी, इसके ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि कोई वाटर लाइक सिक्रीशन इसकी बॉडी के ऊपर हमेशा रहती है। तो ये जो गिलगिली बॉडी है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस वाटर विच इट रिक्वायर्स टू मेक इट्स स्किन लुक मॉइस्ट। ये अपनी स्किन को हमेशा गीला गीला रखता है, राइट? क्योंकि काफी बार क्या रहता है, ये अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर लेता है, एंड फॉर दैट द मॉइस्ट स्किन इज वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके, टिम्फैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, यानी ईयर में इनको पिन्ना नहीं दिखाई देता। ये पिन्ना आपको कहां पर जाकर मिलेगा? ये पिन्ना जो आप अलग से देख सकते हो कि ये मेरा कान है, ये आपको कहां मिलेगा? मैमल्स के अंदर मिलेगा। उससे पहले चाहे आपका एम्फीबियन हो, चाहे आपका रेप्टाइल हो, चाहे आपकी बर्ड्स हो, आपको पिन्ना नहीं मिलेगा, आपको टिम्फैनम लाइक स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। सो ये जो आपका धब्बा है यहाँ पर एक छोटा सा, जिसको आप टिम्फैनम बोलते हो, इसी से आपको पता लगता है कि एक कान वाला रीजन है। सिंस दे आर द मेंबर ऑफ टेट्रापोडा, तो यहाँ पर दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, यानी कि चार लिम्स होते हैं। ओके, दो को आप बोल दोगे फोर लिम्स जो आगे रहेंगे, और फोर लिम्ब के बाद दो आपके हो जाएंगे हाइंड लिम्ब। तो टोटल चार लिम्स हो गए, इसीलिए आप इसे टेट्रापोडा के अंदर प्लेस करते हो। हार्ट इनका 3 चैम्बर हो जाएगा। अब पाइसिस के अंदर 2 चैम्बर्स था, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, यहां पर आपका 3 चैम्बर हार्ट हो गया, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल आपको देखने को मिलेगा। कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, सबके अंदर 3 चैम्बर ही होगा। एक्सेप्शन आपको रेप्टाइल में देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल, जिसके अंदर 4 चैम्बर का हार्ट होता है।
ओके, चलिए। अब ये भी पोइकिलोथर्म्स हैं, यानी कि ये भी कोल्ड ब्लडेड है, क्योंकि वार्म ब्लडेड कौन थे? सिर्फ एव्स और मैमल्स, उनको छोड़ के सारे पोइकिलोथर्म्स। तो ये भी आपका कोल्ड ब्लडेड में काउंट होगा। ये भी आपका अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी यानी कि आपका एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो कि गैमीट्स को बाहर निकालेगा, इन सब की एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको आप क्लोएका बोलते हो। तो क्लोएका में कौन कौन खुलता है? इस क्लोएका के अंदर ये कॉमन ओपनिंग है, इसके अंदर एलिमेंटरी कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी खुलेगा, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खुलेगा, ओके, यानी आप एक्सक्रीशन भी इसी से करेंगे, एंड इसके अंदर जेनाइटल सिस्टम्स भी खुलेंगे, यानी आप गैमीट को भी यहीं से बाहर भेजोगे। ये आपका क्लोएका के थ्रू ओपन होते हैं। रेस्पिरेशन जो है ये आपकी वाया गिल्स भी हो सकती है। गिल्स कब हो सकती है? क्योंकि एम्फीबियन है तो ये वाटर में भी रहते हैं, तो अगर आपके ये वाटर के अंदर है तो आपकी रेस्पिरेशन होगी वाया गिल्स, ओके। और बक्कोफेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होती है तो इसे आप बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर आपके लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगी तो कहां पर होगी? लैंड के अंदर। इसे आप क्या बोलते हैं? लंग्स के थ्रू होने वाली रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। एज वेल एज आपकी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकती है। स्किन के थ्रू होने वाली रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हो? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये किन के अंदर होगी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनकी स्किन मॉइस्ट होगी, जैसे कि आपका मेंढक जो कि हमेशा अपने आसपास पानी रखता है जिससे कि उसकी स्किन मॉइस्ट दिखे, थोड़ी गिलगिली सी दिखे। सेक्सेस आर सेपरेट। आपने कॉपुलेशन मेंढक में पक्का देखा होगा, डिस्कवरी पर या नेशनल ज्योग्राफी पर काफी बार इनको जो है हाईलाइट किया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जो अंडे रहते हैं बाहर जो है ले करते हैं। तो फ्रॉग के जो एग्स है, ये मैं आपको इस डायग्राम में दिखा भी रहा हूं कि आपके अंडे बाहर की साइड जो है छोड़े जा रहे हैं इन द मीडियम। ये ओविपेरस होते हैं, क्योंकि हमने अंडों की बात कर ली तो जाहिर सी बात है ओविपेरस ही होंगे। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनके अंदर टैडपोल लार्वा देखने को मिलता है और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये एक अडल्ट फ्रॉग बना लेते हैं। तो ये सारे इनके मेन फीचर्स थे। अब इनके एग्जांपल्स क्या है? बफो जो कि टोड होता है, इसको हमारे आसपास के गांव के इलाकों में जनरल भाषा में भुज कहा जाता है। तो ये जो है इसे मेंढक का बाप कहते हैं हम लोग बेसिकली, क्योंकि मेंढक आपका छोटा दिखता है, लेकिन जो बफो है, जो टोड है, ये आपका मेंढक से भी बड़ा होता है। जो राणा जी है, राणा टिग्रीना, ये आपका फ्रॉग कहलाता है, इसे आप कॉमन फ्रॉग भी कहते हैं। हाइला जो है इसे आप ट्री फ्रॉग कहते हैं, एंड ये बिल्कुल ट्री के पत्ते के कलर का ही होता है, इसीलिए आसानी से क्या कर सकता है? कैमोफ्लेज भी कर सकता है। कैमोफ्लेज भी कर सकता है, यानी अपने आप को पत्तों की आड़ में छुपा भी सकता है, प्रेडेटर से बच भी सकता है और सामने वाले पर हमला भी कर सकता है छुप करके। इसके कलर की यही खास एडवांटेज भी। सेलेमेंडर आपको देखने को यहां पर मिल गया। तो जो सेलेमेंडर है मेरे दोस्त, इसमें भी आपका 4 पॉड देखने को मिलते हैं, 2 फोरलिम्स और 2 हाइंड लिम्ब। तो ये भी किसका मेंबर है? टेट्रापोडा का मेंबर है। ये बात यहां से साफ हो जाती है। तो सबके अंदर 4-4 पैर थे अभी तक, चाहे वो हाइला हो, चाहे राणा हो, चाहे बफो हो, चाहे आपका सेलेमेंडर हो। लेकिन एक आपका ऐसा एम्फीबियन है जिसमें लिम्ब नहीं होती, इसे आप क्या कहते हैं? इक्थियोफिस, दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियन। ये एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके अंदर लिम्ब्स नहीं मिलते। तो यह आपका टेट्रापोडा का मेंबर होने के बावजूद भी कोई लिम्स कैरी नहीं करता। ये एक्सेप्शन आपको अलग से पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन, और आज से पहले ये सवाल आ भी चुका है। तो इक्थियोफिस आपका ऐसा एम्फीबियन है जो कि लिम्ब कैरी नहीं करता, इसीलिए इसे लिम्बलेस एम्फीबियन भी बोला गया था। कहा भी जाता है कि इक्थियोफिस में थोड़े से रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर्स थे, क्योंकि जस्ट आफ्टर एम्फीबियन रेप्टाइल क्लास शुरू होगी, तो उन्होंने कहा कि कुछ एम्फीबियंस ने रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर ले लिए, यानी इसने सांप जैसे कैरेक्टर ले लिए कि इसने भी अपनी लिम्स जो है इनको लॉस कर दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की, यानी एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल ही आएंगे। नाम रेप्टाइल कहां से लिया गया है? नाम रेप्टाइल लिया गया है क्रीप और क्रॉल से, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ के चलते हैं, रेंग रेंग के चलना ये प्रेफर करते हैं, ओके। इसीलिए इन्हें रेप्टाइल बोला गया, क्योंकि ये क्रीप और क्रॉल करते हैं। इनकी बॉडी की सबसे खास बात यह है कि इनकी बॉडी ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। ड्राई और कॉर्निफाइड मतलब ड्राई है यानी सूखी हुई है, और कॉर्निफाइड मतलब थिक है। तो ड्राई क्यों है? क्योंकि ये पानी के अंदर अब नहीं रह रहे हैं। एम्फीबियन में ड्यूअल कैरेक्टर था, वो पानी के अंदर भी रह सकता था, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। दे आर नॉट स्पेसिफिकली लिविंग इन वाटर। ये पानी के अंदर जा जरूर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रहते नहीं है, राइट। तो इनकी स्किन ड्राई होती है, इन्हें मॉइस्ट स्किन रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं करते, और इनके ऊपर स्केल्स भी लगे रहते हैं। एम्फीबियन में आपने देखा कि जो
फ्रॉग था, उसकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं थे, लेकिन यहां पर सांप की बॉडी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पैटर्न्स बने हुए रहते हैं, पैटर्न्स बने रहते हैं। तो सांप की बॉडी के ऊपर जो पैटर्न्स बने रहते हैं इन्हें आप कहते हैं स्केल्स। जबकि आपके मगरमच्छ या घड़ियाल के पैरों के ऊपर जो टफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये जो पैटर्न होता है इन्हें आप क्या कहते हैं? स्क्यूट्स, एपिडर्मल स्क्यूट्स। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स देखने को मिलेंगे। स्केल कहां देखने को मिलेंगे? स्नेक की बॉडी के बाहर। और स्क्यूट्स कहां देखने को मिलेंगे? क्रोकोडाइल या एलिगेटर यानी मगरमच्छ या घड़ियाल के पैरों के अंदर, लेग्स के अंदर, ओके, यानी फीट के अंदर, जो कि आपको नीचे दिखाए हुए हैं। स्नेक और लिजार्ड जो हैं, यानी छिपकली और सांप जो हैं, ये अपनी स्किन को या अपने स्केल्स को स्किन कास्ट के फॉर्म में बाहर छोड़ देते हैं। यानी काफी बार आपने देखा होगा कि एक सांप जो है वो अपने अपर बॉडी कवर को, यानी जो स्केल्स हैं, उसको छोड़ करके बाहर निकल गया है, एकदम फ्रेश नए कलर के साथ बाहर निकल गया है। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्किन को धीरे धीरे कास्ट करता रहता है और नई स्किन इसकी बॉडी के ऊपर, नए स्केल्स सांप की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने स्केल्स को लॉस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहां पर आपने देखा है, ये स्किन कास्ट है, तो ये जो स्किन है इससे सांप धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और पीछे अपनी स्किन को छोड़ देता है। काफी लोगों का ये भी मानना है कि ये लकी होती है, तो जिनके घरों में या फिर गार्डन के अंदर स्किन कास्ट देखने को मिलती है वो इसे काफी लकी भी मानते हैं। लिम्स आपके दो पेयर अगर प्रेजेंट है तो इफ प्रेजेंट लिख दिया है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहां पर लिम्स कैरी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो लिम्स कैरी नहीं करेंगे। जैसे देयर आर वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, पाइथन हो गया, कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, क्रेट हो गया, नहीं पाई जाती इनके अंदर टांगे, तो इन्हें आप टेट्रापोडा में मेंशन करते हुए भी लिम्बलेस ही मानते हैं, बिकॉज इनके अंदर कोई लिम्स नहीं है। तो अगर टांगे होंगी तो 4 होंगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्रॉलिंग मोड फॉर लोकोमोशन, इसीलिए इन्हें क्रीपिंग और क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखा गया था। दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो अबाउट। टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ये हम पहले देख चुके हैं कि आपका पिन्ना सिर्फ मैमल में देखने को मिलेगा, यहां पर भी ईयर जो है टिम्फेनम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटा सा धब्बा यहां पर भी आपको एक कान के फॉर्म में देखने को मिलेगा। हार्ट आपका 3 चैम्बर रहता है जस्ट लाइक एम्फीबियंस, लेकिन एक एक्सेप्शन है, 4 चैम्बर हार्ट आपका क्रोकोडाइल में देखने को मिलेगा। क्रोकोडाइल के अलावा जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं सबके अंदर 3 चैम्बर का हार्ट है। ये पॉइकिलोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड है, क्योंकि वार्म ब्लडेड आपके सिर्फ एव्स और मैमल्स हैं, उनके अलावा ये भी कोल्ड ब्लडेड है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि इनके अंदर अब एनर्जी की जरूरत अच्छी खासी है, तो एलिमेंट्री कैनाल अच्छा खासा होता है, फूड की डाइजेशन एकदम प्रॉपर होती है। बिकॉज इनकी बॉडी काफी बड़ी भी है, तो लॉन्ग बॉडी के अंदर अच्छे डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत है। एंड रेस्पिरेशन लंग से होगी, पूछने की कोई बात नहीं है। लंग से क्यों होगी? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है मेरे दोस्त। अब ये जो रेप्टाइल्स हैं जमीन के ऊपर रहने लगे हैं, और सबसे प्रॉमिसिंग ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एट द लैंड इज लंग। तो लंग से जो है यहां पर रेस्पिरेशन होती है, आपके अंदर भी लंग से ही होती है, एंड बर्ड्स के अंदर भी लंग्स में ही रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, बिकॉज हम सारे के सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है यहां पर, ओके, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन ये ओविपेरस होते हैं। सांप के अंडे के बारे में आपने पक्का सुना होगा। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, अंडे फूटने के बाद सीधा वहां से ऑर्गेनिज्म ही निकलता है, कोई लार्वा नहीं निकलता। तो यहां पर देखिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंडे जो है आपको दिखाए हुए हैं, सांप के अंडे भी दिखाए हुए हैं, ओके। सो ये इनके बेसिक फीचर होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, तो किलोनी जो है इट इज टर्टल, एंड टेस्ट्यूडर जो है इट इज टॉर्टॉइस। ये दोनों के दोनों आपके रेप्टाइल्स हैं। कैमिलियन यानी ट्री लिजार्ड, जिसको आप लोग जो है एक रंग बदलने वाला ऑर्गेनिज्म भी मान करके चलते हैं, दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज ट्री लिजार्ड, जिसको गिरगिट भी बोलते हैं आप लोग। किलोटिस इज कॉल्ड एज गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडाइल इज कॉल्ड एज क्रोकोडिलस, नाम में ही है। एंड एलिगेटर इज कॉल्ड एज घड़ियाल। हेमिडेक्टाइलस जो कि आपके घरों में देखने को मिलती है, वॉल लिजार्ड, ये भी आपका रेप्टाइल के अंदर ही आती है, और ये भी स्किन कास्ट करती है। काफी बार जो है ये भी अपनी स्किन को छोड़ करके आगे भाग जाती है। तो यहां पर भी आपको स्किन कास्टिंग फेनोमेना देखने को मिलता है, जस्ट लाइक स्नेक्स। जो आपके सांप हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं, इनके काटने पर आपकी मृत्यु भी हो सकती है, और ये मृत्यु अलग अलग टाइप से होती है। काफी ऐसे सांप हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो सीधा आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और काफी ऐसे सांप हैं जिनके अंदर हेमोटॉक्सिन होते हैं, जो आपके ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं, कत्था बना देते हैं, जिससे आपका ब्लड लिक्विड ना रह करके सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड अल्टीमेटली आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और आपको एक माइनर हार्ट अटैक आता है और आपकी डेथ हो जाती है। तो ये जो पॉइजनस स्नेक है, ये है आपका नाजा नाजा, जिसको आप कोबरा बोलते हो, बंगारस जिसे आप क्रेट बोलते हो, एंड वाइपेरा जिसे आप वाइपर ही बोलते हो।
काफी सारे ऐसे नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं जिनके काटने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, जैसे पाइथन। लेकिन अब इनके साथ छेड़ मत करने लग जाना यार, क्योंकि काटेगा तो दर्द तो होगा ही ना, माना उसके अंदर जहर नहीं है लेकिन काट तो स्टिल अब भी सकता ही है, राइट। तो पॉइजनस स्नेक है नाजा दैट इज कोबरा, देन बंगारस दैट इज क्रेट, एंड वाइपेरा दैट इज वाइपर, एंड आपके नॉन पॉइजनस है पाइथन। इसको आप अलग से एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एव्स। एव्स यानी कि आपके बर्ड्स, इनके अंदर क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपको कोई बोलता है कि बेटा उड़ करके दिखाओ, तो आप जानबूझ के उड़ते तो है नहीं, बिकॉज इट्स नॉट योर कॉल कि आप उड़ने की कोशिश करेंगे और आप उड़ जाएंगे। लेकिन जब भी आपने कोई स्किट देखी होगी तो बच्चे हाथ से उड़ने की एक्टिंग करते हैं, यानी कि ये आपके 4 लिम्स हैं और इन्हीं से आप उड़ने का नाटक करते हैं, पैरों से कभी भी आप फड़फड़ाने की कोशिश नहीं करते। तो जो आपके हाथ थे वही विंग्स का काम करेंगे अगर आगे चल के आप भी कभी इवॉल्व होते हो तो। ऐसा ही कुछ हुआ था बर्ड्स के अंदर। जो 4 विंग्स थी, यानी जो 4 आर्म्स थी, जो 4 आर्म थी, आगे की जो आर्म्स थी, यही आपकी मॉडिफाई हो गए इनटू विंग्स। और जो आपकी हाइंड लिम्ब थी, ये आपकी लिम्ब के फॉर्म में ही प्रेजेंट रही। ओके, जो हाइंड लिम्ब होती हैं इनके ऊपर स्केल्स भी देखने को मिलते हैं, यानी अगर आप ऐसा कोई पंजा बनाओगे चिड़िया का, तो इस पंजे के ऊपर जो है आपको इस प्रकार की प्रोजेक्शंस भी देखने को मिलेंगी। तो ये क्या होते हैं, ये आपके स्केल्स होते हैं जो कि इस आर्म के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, इस पंजे के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर आपको स्केल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड बीक आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स अबाउट अ बर्ड। यहां पर विंग तो प्रेजेंट रहेगी और यहां पर खाने के लिए यानी फीडिंग के लिए आपकी बीक भी प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो ये उड़ भी सकते हैं, दे कैन फ्लाई। 4 लिम्स जो है इन्होंने मॉडिफिकेशन के बाद विंग्स बनाई थी। इनकी स्किन भी ड्राई होती है, क्योंकि भीगा हुआ मैंने कभी किसी पक्षी को या फिर मॉइस्ट स्किन के साथ नहीं देखा। अब अल्टीमेटली बारिश में देखोगे तो भीगा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इनकी स्किन यूजुअली मॉइस्ट नहीं होती, देयर स्किन इज ड्राई। तो इसी डायग्राम के अंदर सब कुछ मेंशन कर लेते हैं। इनकी बॉडी के अंदर कोई खास ग्लैंड नहीं होता, यानी इनके स्किन के ऊपर एक ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा एट द बेस ऑफ टेल, जिसे आप ऑयल ग्लैंड बोलते हो। तो यहां पर टेल के बेस के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑयल ग्लैंड मिलेगा। इस ऑयल ग्लैंड के अलावा आपको कोई भी ग्लैंड अपर सरफेस के ऊपर नहीं देखने को मिलता। हाइंड लिम्ब यानी आपके नीचे के जो पैर थे वो पर्चिंग का काम करते हैं। इनके अंदर स्केल्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है। इनके अंदर प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं इनके पंजों के अंदर, एंड ये चलने के काम आ सकते हैं किसी भी चिड़िया के, स्विम करने के काम आ सकते हैं अगर वो पानी में रहना प्रेफर करती है, डक्स वगैरह है तो, क्लस्पिंग के काम आ सकते हैं यानी कि किसी चीज को पकड़ने के काम आ सकते हैं, ट्री ब्रांचेस को, जिसे आप क्या बोलते हैं, पर्चिंग भी बोलते हैं। तो पर्चिंग के भी काम आ सकते हैं आपके क्या, चिड़िया के पैर। इनके अंदर जो बोन्स हैं वो लंबी लंबी होती हैं, हॉलो होती हैं, जिन्हें आप न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। न्यूमेटिक बोन्स क्यों है, क्योंकि आपकी बोन्स का जो वजन है वही आपकी बॉडी का मेन वजन होता है। आपकी हड्डियां और आपकी जो मसल्स हैं ये आपकी बॉडी का ज्यादातर वजन जो है बनाती है। तो यहां पर अगर चिड़िया को उड़ना है तो उसको अपनी बॉडी को लाइट वेट रखना पड़ेगा, एंड टू मेंटेन दैट लाइट वेट इट इंड्यूसेस द न्यूमेटिसिटी इन देयर बोन्स। ये हॉलो बोन्स को प्रेफर करती है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ कैविटीज होती है बोन्स में, जिससे कि इनका वेट कम हो सके। तो ओवरऑल वेट जब बोन का कम हो जाएगा तो ये लाइट वेट की वजह से उड़ पाएंगे। यहां पर भी टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, यानी यहां पर भी क्या है, आपके टिम्फेनम को ही आप कान बोल के चलोगे। यहां पर जो है, जैसे आप देख रहे थे कि रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के अंदर आपकी आईलिड्स जो है स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बाद वहां पर भी आपने बोला था कि टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, रेप्टाइल में भी आपने बोला टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, एव्स में भी आप बोलो टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, लेकिन जब आप मैमल्स में पहुंचोगे तो आपको पिन्ना दिखाई देने लग जाएगा। तो आपको मैमल्स में ही ये स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, राइट। यहां पर भी टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ओके, 4 चैम्बर का हार्ट है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। 4 चैम्बर का हार्ट सिर्फ आपका एव्स और मैमल्स के अंदर ही होता है। होम्योथर्मिक होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता, यानी अगर मैमल्स का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो बाहर अगर गर्मियों के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो भी आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बाहर अगर ठंडी में 2 डिग्री टेम्परेचर है तो भी आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। तो होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स यानी ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये रेगुलेट कर लेते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हो क्रॉप और गिजार्ड। तो आपका जो स्टोमक है मेरे दोस्त, पेट है, इससे पहले आपको देखने को मिलता है क्रॉप और इसके बाद आपको देखने को मिलता है गिजार्ड। लेकिन क्वेश्चन है क्यों? आपके पास अगर एडिशनल चैम्बर्स होंगे, क्रॉप और गिजार्ड होंगे,
तो आपका जो फूड का डाइजेशन है ये क्या हो पाएगा, फूड का डाइजेशन एफिशिएंट होगा एज वेल एज फास्टर होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा चैम्बर है। अगर आपके फूड का डाइजेशन फास्टर होगा तो जल्दी से जल्दी आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना दोगे, जल्दी अपनी बॉडी के एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज कर दोगे और आपकी बॉडी का वजन हल्का रहेगा। आपके पेट में खाना बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। और उस खाने को तोड़ करके, बिकॉज एक चिड़िया को दिन रात उड़ना पड़ता है और सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है उड़ने में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिनको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो, उनका आविष्कार भी आपके फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स में ही किया गया था, क्योंकि सब साइंटिस्ट को पता था कि जो फ्लाइट मसल्स है एक बर्ड्स की, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, उड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, यहीं पर आपको पावर हाउसेस मिलेंगे। तो सिमिलरली सिंस इन्हें उड़ना पड़ता है, तो इनको जो फूड है जो डाइजेस्ट हुआ है, इसको फटाफट से रेस्पायर भी करना है, इसे ऑक्सीडाइज भी करना है। तो इनके लंग्स के अलावा भी एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके फॉरवर्ड एयर सैक्स है और ये आपके रियर एयर सैक्स है। तो एयर सैक्स की प्रेजेंस की वजह से आपके ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये बढ़ जाती है आपके एक बर्ड के अंदर। अगर इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो ये फूड को बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेंगे खाना पचाने के बाद, एंड अगर ये फूड को जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर एटीपी भी ज्यादा मात्रा में बनेगी और अल्टीमेटली इन्हें एनर्जी मिल पाएगी उड़ने के लिए। तो इसीलिए एडिशनल चैम्बर आपको एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिले, जिससे डाइजेशन फास्ट हो, और जो भी आपके डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट हैं उसको हमने डबल रेस्पिरेशन से ज्यादा ऑक्सीडेशन की मदद से एटीपी में कन्वर्ट कर लिया। चिड़िया जो होती हैं ये ओविपेरस होती हैं। चिड़िया के अंडे ही आपने जिंदगी में सबसे पहली बार देखे या सुने होंगे। इनमें कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं होती, एकदम डायरेक्ट जैसे ही अंडा फूटता है, हैचिंग होती है उसकी, तो आपका यंग वन जो है उसका जन्म हो जाता है एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, चिड़िया अपने अंदर ही अंडों को रखती है और बाद में जब ये एग ले करती है तो उसकी हैचिंग के बाद आपको बच्चा देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल्स है आपके कोरबस यानी कि ऊर्जा काले कावा कावा, कोलंबा जिसको आप कबूतर जा 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 बुलाते हो, सीटाकुला जिसका नाम है पैरट यानी तोता, स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, ये आपका फ्लाइटलेस बर्ड कहलाता है, इसका वजन बहुत ज्यादा है सो इट इज फ्लाइटलेस। पाओ दैट इज पिकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, जिसको आप प्यार से मोर भी कहते हो। एप्टिनोडाइट्स दैट इज पेंगुइन, हमें ऐसा लगता है कि पेंगुइन मैमल है, बट ये मैमल ना होकर के बर्ड है, इस बात को अलग से लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नियोफ्रॉन जिसका मतलब है वल्चर यानी जो गिद्ध है, ये भी आपका यहां पर देखने को मिलता है। नाउ द लास्ट क्लास दैट यू नीड टू टॉक अबाउट इज मैमेलिया। मैमेलिया के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी के अंदर नहीं पाए जाते। अब नाम ही मैमेलिया है तो मैमा वर्ड जो है ये कहां से लिया हुआ है, ये मैमरी ग्लैंड से लिया हुआ है। तो पहला तो इनके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। दूसरा इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, इनके अंदर डायफ्राम देखने को मिलता है, पहली बार डायफ्राम देखने को मिलेगा। तीसरा इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे। एज वेल एज जो हम इतनी देर से बोल रहे थे टिम्फेनम रिप्रेजेंट ईयर, टिम्फेनम रिप्रेजेंट ईयर, अब उस टिम्फेनम के अलावा यहाँ पर क्या आ चुका है, पिन्ना आ चुका है जो कि आपके कान को रिप्रेजेंट करेगा। चार बातें सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं जो कि हमें पहले से पता है। अब मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस की वजह से इन्हें मैमल्स बोला, एक बात हो गई। स्किन में एक्सटर्नल बॉडी हेयर है, ये बात हो गई। एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना है, ये बात हो गई। और डायफ्राम प्रेजेंट है, ये बात यहां पर हो जाएगी। ये चार पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि टेट्रापोडा के मेंबर है तो दो पेयर ऑफ लिम्स होंगे जिनसे चाहे आप चल लो, यानी कि इंसान चल सकते हैं, शेर जो है भाग सकता है, आपका बंदर जो है वो क्लाइंब कर सकता है, आपका कोई और ऑर्गेनिज्म होगा वो बरो कर लेगा यानी अपने आप को जमीन में मिट्टी में घुसाड़ लेगा। स्विमिंग जो है ये कर सकते हैं आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्लू व्हेल है। फ्लाइंग में काम आ सकता है जैसे कि आपका बैट है तो वो फ्लाई भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके काम आती हैं, ये भी टेट्रापोड के मेंबर हैं। हार्ट इनका चार चैम्बर्ड है क्योंकि एव्स और मैमल्स के अंदर चार चैम्बर्ड हार्ट रहता है। एंड ये भी आपके एव्स की तरह होम्योथर्मिक होते हैं क्योंकि होम्योथर्मिक कंडीशन सिर्फ एव्स और मैमल के अंदर ही देखने को मिलती है। काव के मेमोरी ग्लैंड आपको यहां पर दिखाए हुए हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, इन्हें आप थन भी कहते हैं, ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स हैं। ओके, तो ये आपका सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोई तुमसे पूछ ले मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जो कि सिर्फ उसी में पाया जाता है। तो मैमल के अंदर तो काफी सारे फीचर्स है जो सिर्फ इन्हीं के अंदर है, लेकिन आपको अब ये देखना है कि किसके बेसिस पे नाम रखा गया है मैमल्स का, तो मेमोरी ग्लैंड के बेसिस पर रखा गया है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल जो कि आपको
रेप्टाइल्स में भी देखने को मिली थी, वही एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, क्योंकि ज्यादातर जो आपके मैमल्स हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, तो इनमें भी आपको लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। डेंटिशन यानी दांतों का पैटर्न हेटेरोडोंट कहलाता है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो यहां पर डिफरेंट प्रकार के दांत आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 प्रकार के दांत आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर, विच इज ऑल्सो अ मैमल। थीकोडोंट डेंटिशन, थीकोडोंट डेंटिशन में थीको का मतलब होता है इट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, यानी ये जो आपका जॉ बोन है, ये जो आपका जबड़ा है, इस जॉ के अंदर फंसा हुआ रहता है कौन? आपका टीथ। इस प्रकार तो ये जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड रहता है, इसे आप क्या बोलते हैं? थीकोडोंट कंडीशन बोलते हैं, थीकोडोंट कंडीशन बोलते हैं। डायफायोडोंट, डाई का मतलब होता है 2 बार, तो आपके दांत यूजुअली 2 बार आते हैं। फर्स्ट टाइम जो सेट आता है, टीथ सेट, इसे आप बोलते हैं मिल्की टीथ, एंड सेकंड टाइम जो सेट ऑफ टीथ आता है, इसे आप बोलते हैं परमानेंट टीथ। सो देयर आर 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ, जिस वजह से इन्हें डायफायोडोंट डेंटिशन में रखा जाता है। Sexes are separate because you know about yourself very well. We do have 2 different individuals, एक मेल कहलाता है, एक फीमेल कहलाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, जो मेल गैमीट्स है, जो स्पर्म्स है, वो ट्रांसफर किए जाते हैं टू द फीमेल बॉडी। एंड दे आर विविपेरस, यानी ये यूजुअली एग्स ले नहीं करते, ये डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एग लेइंग मैमल भी आपके एक्सेप्शनल तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिपस, जिसे आप डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं, एंड आपका एकिडना। तो एकिडना आपको यहां पर दिखाया हुआ है, एज वेल एज डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसको आप ऑर्निथोरिंकस कहते हैं, ये आपको नीचे दिखाया हुआ है। डक बिल्ड प्लेटिपस इसे क्या बोला? क्योंकि डक जैसा इसका आगे का जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये वाला। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसको आप ऑर्निथोरिंकस भी बोलते हैं। इट इज ओविपेरस इन नेचर, ओविपेरस। एग लेइंग मैमल बहुत बार पूछा जाता है नीट में, इसको स्टार मार्क हम लोग कर लेते हैं। मैक्रोपस दैट इज कंगारू, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। टेरोपस दैट इज फ्लाइंग फॉक्स, अब इसमें भी विंग्स हैं, तो इसके भी जो 4 लिम्स हैं, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? आपके, ये आपके विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। लेकिन इसके जो विंग्स हैं, इनमें फेदर नहीं है, देयर आर नो फेदर, तो इसको आप बर्ड के अंदर नहीं रख सकते। ओके, बर्ड में भी विंग है, लेकिन वो फेदरी विंग्स हैं। अब ऐसे तो आपके काफी सारे कीड़े भी थे जो उड़ते हैं, बीटल्स भी काफी सारे आपके उड़ते हैं, तितलियां भी काफी सारी आपकी उड़ती है, लेकिन उनके अंदर मेम्ब्रेनस विंग्स देखने को मिलती हैं, दे आर नॉट फेदरस, तो इसीलिए उन्हें बर्ड्स में नहीं रखा जाता। सिमिलरली जो टेरोपस है, इसमें भी आपको मेम्ब्रेन लाइक जो विंग है वो देखने को मिलेगी, इट इज नॉट फेदरस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट केप्ट इन केस ऑफ द एव्स। मकाका दैट इज मंकी, दैट यू नो वेरी वेल, वेरी सिमिलर टू अस, ओके, समटाइम्स वी इवन प्रिटेंड टू बिकम मंकी। कैमेलस दैट इज कैमल, जिसको शीप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी कि आपको पता ही होगा शायद कि इसे रेगिस्तान की जहाज भी कहा जाता है, रेगिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। रेटस रैट, दैट इज ऑल्सो मैमल, माउस इज ऑल्सो मैमल। कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, सब मैमल है, इन सबको हम लोग डेली लाइफ में देख चुके हैं। डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, ये आपका मैमल है। तो शार्क आपकी फिश है, डॉल्फिन जो लगती फिश है, इट्स अ मैमल। एंड आपका जो एप्टिनोडाइट था, यानी आपका जो पेंगुइन था, वो लगता है मैमल लेकिन है बर्ड। तो इन 3-4 चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। बेलिनोप्टेरा, जिसे आप ब्लू व्हेल कहते हैं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल, ये आपका लार्जेस्ट मैमल होता है। बहुत बड़ा इसका साइज रहता है, 10-12 हाथियों से भी बड़ा इसका साइज ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है। इक्कस, जिसे आप हॉर्स बोलते हो। पेंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर, पेंथेरा लियो दैट इज लायन। ये सारी की सारी चीजें आपकी मैमलिया के अंदर आती हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें एक बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं, तो आप हमें रेट कर सकते हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप हमारी ऐप के ऊपर जाकर के क्लिक करके नीचे अपना रिव्यू दे सकते हैं, हमें स्टार्स दे सकते हैं, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू पुट अप द बेस्ट एफर्ट्स फॉर यू गाइज। Now we are going to proceed forward and we are going to read about the second unit of 11th class, that is morphology, anatomy and structural organization in case of animals। तो हम लोग जो है अभी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को टारगेट करने वाले हैं। और एक बार अगर आपका ये पार्ट खत्म हो जाए, यानी इनिशियल 7 चैप्टर्स अगर आपके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद सारी की सारी 11th क्लास प्योरली समझने की है, कुछ भी रटने का नहीं है। यानी सेल में कुछ नहीं रटना, सब समझना है। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ नहीं रटना, सब समझना है। सेल साइकिल में कुछ नहीं रटना,
प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ कुछ पार्ट्स आपको रखने पड़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के और पीजीआर के, उसके अलावा सब समझने का है, मैकेनिज्म ओरिएंटेड है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, सारी की सारी समझने की है। तो एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें, बहुत ही बेहतर तरीके से आप चीजों को यूटिलाइज कर पाओगे, कंसेप्चुलाइज कर पाओगे। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दीज लेक्चर्स रेगुलरली एंड टू गिव updates regarding all the things whether you are liking them or not. So I hope each and everything is clear. So Jai Hind, lots of love. I'll surely catch you in the next session in the next chapter. Thank you.